हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है बाइनोमियल थ्योरम। तो देखिए इसके लिए हमें कुछ चीज़ें तो ज़रूर जानना ज़रूरी है। जैसे कम्बिनेटोरिक्स परमुटेशन कम्बिनेशन में आप ज़रूर पढ़े होंगे फैक्टोरियल नोटेशन बोल के क्या होता है। तो फैक्टोरियल नोटेशन और कम्बिनेशन जो होता है मीनिंग ऑफ एनसीआर एंड उसका रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम इसी चैप्टर में बात कर लेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए, एटलीस्ट फॉर्मूला पता होने से भी आप पूरा चैप्टर समझ जाओगे। ज़्यादा कोई लिंक्ड नहीं है, इंडिपेंडेंट चैप्टर है पूरा पूरा, और कम्बिनेशन के साथ थोड़ा सा ही लिंक है ताकि आपको फैक्टोरियल का आइडिया जो है वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए कि फैक्टोरियल नोटेशन बोला होता क्या है, क्या उसका वैल्यूज़ होते हैं, है ना। और उसके रिलेटेड जो कम्बिनेशन कॉम्बिनेटोरियल सिग्निफिकेंस जो बोलते हैं हम, मीनिंग ऑफ एनसीआर, उसका मीनिंग पता होना चाहिए। और बाकी सब अपना आप ही इस चैप्टर में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा बाकी सारे चीज़ एक एक पॉइंट्स डिटेल में बताने का। बाकी अगर फैक्टोरियल का अगर इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपको पहले से है तो ज़रूर अच्छा होता है। एकदम से क्वेश्चन वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब अपन लेने वाले हैं इस जगह पे। बस डेफिनेशन बेसिक होता क्या फैक्टोरियल ये पता होने से ही सफिशिएंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको जब स्टार्टिंग में पॉलिनोमियल्स जब पढ़ाता हूँ किसी भी चाहे 9th में या 10th में या फिर आप 11th में थ्योरी ऑफ इक्वेशन में ही हो या फिर फंक्शन में ही हो, कहीं पे भी अगर पॉलिनोमियल फंक्शन आप मेरे से पढ़े हो तो आप ये जान रहे होंगे ऑब्वियसली कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं सर वो क्या होते हैं। दो प्रकार से क्लासीफाई किया जाता है, एक डिग्री के बेसिस में और एक नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस में। तो डिग्री के ऊपर बेस करके जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उधर हमें लीनियर, क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट, जीरो पॉलिनोमियल, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन मिलता जाता है, जो डिग्री के ऊपर बेस करके क्लासिफाई किया गया। तो उन पॉलिनोमियल्स को हम ऑलरेडी थ्योरी ऑफ इक्वेशन में डिटेल में कवर कर चुके होते हैं, है ना, फंक्शन वगैरह में। बट यहां पे हम इस चैप्टर में बेसिकली किस चीज को डील करने वाले हैं, जो नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर बेस करके क्लासिफाई किया गया है। दैट इज आपका अगर एक टर्म हो पूरा एक्सप्रेशन में तो उसको मोनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं, दो टर्म अगर होता है तो उसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं, तीन टर्म होता है तो ट्राइनोमियल बोलते हैं एंड सो ऑन। अगर ज्यादा टर्म्स है तो और कोई नाम स्पेसिफिक करके नहीं बोला जाता है, मल्टीनोमियल बोल दिया जाता है। क्लियर है। तो ये जो मोनोमियल को क्या स्टडी करोगे, उसमें तो कोई स्टडी करने का चीज है ही नहीं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम बाइनोमियल, ये जो बाइनोमियल के बारे में जितने भी थ्योरम्स आते हैं या फिर जितने भी रिलेटेड लॉजिक्स होते हैं बाइनोमियल में जो हम सोच सकते हैं, एक एक थ्योरम बेसिकली एक ही है बाइनोमियल थ्योरम, है ना, x प्लस वाई होल पावर n का एक्सपांशन। बट उसके ऊपर बेस करके जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं या फिर उसी बाइनोमियल एक्सपांशन में हम किस तरीके के ग्रेटेस्ट टर्म वगैरह निकाल सकते हैं, उनके कॉफिशिएंट्स के ऊपर अलग अलग प्रकार के सीरीज बना करके क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर हमें उन बाइनोमियल थ्योरम का अप्लीकेशन से हम रिमाइंडर वगैरह जो नंबर थियरी में हम लोग करते हैं उसको बहुत अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं। दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। फिर बाइनोमियल थ्योरम आपका अगर बेसिकली तो सिलेबस में देखो पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए ही है, दैट इज इंडेक्स आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। बट अगर इंडेक्स फ्रैक्शन या फिर नेगेटिव इंटीजर हो जाता है तो क्या होगा वो भी आपको लास्ट में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बेसिकली थ्रू आउट द चैप्टर हम पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स को लेके ही स्टडी करेंगे, बट अंत में जाकर के आपको ये भी बता दिया जाएगा कि अगर नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स या फिर फ्रैक्शन में आता है इंडेक्स तो किस तरीके से हम लोग डील करेंगे। फिर बाइनोमियल के बाद ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन को भी आप उसी लॉजिक से स्टडी कर सकते हो। एंड देन आपका अगर बहुत सारे टर्म आ गया तो मल्टीनोमियल, और वही चीज मल्टीनोमियल थ्योरम, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स, सबके लिए हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये मल्टीनोमियल थ्योरम बहुत लोग पीएनसी में भी पढ़ा देते, बट मेरे ख्याल से ये बाइनोमियल थ्योरम का टॉपिक है और उधर ही समझ में ज़्यादा बेहतर तरीके से आता है। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो बेगर्स मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स था, उनके भी बहुत सारे क्वेश्चन अपन आराम से इस लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं। पर थोड़ा लेंदी जाता है, इसीलिए बेटर रहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट से ही करना। बट अगर आप करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले। एक एक चीज़ मैं डेप्थ में जाके डिटेल में बताऊंगा, आप बस समझते जाना और जो समझ नहीं आता अकॉर्डिंगली पूछिएगा। तो देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बाइनोमियल थ्योरम को। तो सबसे पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो होता है ना वो क्या होता है, ठीक है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या होता है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होगा वो आप समझ ही रहे होंगे। ऑलरेडी आप पॉलिनोमियल में
ये चीज समझ के आए होंगे कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन हम किसको बोलेंगे? ऐसा एक्सप्रेशन जिसके पास दो टर्म हो, ठीक है ना, ऐसा एक्सप्रेशन जिसके पास नंबर ऑफ टर्म कितना हो? दो हो। नंबर ऑफ टर्म कितना हो? दो हो। बोले सर एग्जाम्पल दीजिए, समझ नहीं आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स, ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे दो अलग अलग टर्म है, तो इसको मैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलूंगा। अगर तीन टर्म आ जाएगा, ट्राइनोमियल, उससे ज्यादा आ जाएगा तो मल्टीनोमियल बोल देना। अभी जरूरी नहीं है कि एक ही वेरिएबल में होगा, दो वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। ये सारे के सारे बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। बट अगर आप ऐसे बोल दोगे सर कि x प्लस 3x, क्या ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको लग रहा है यहाँ पे दो टर्म है, बट बाकी उनका डिग्री तो सेम है ना। बोला वो दोनों टर्म ऐड होकर के एक ही टर्म बनने वाला है, 4x ही होगा, ठीक है। तो ऐसे टर्म जिनका डिग्री जो है वो सेम है, उनको आप डिस्टिंक्ट टर्म कंसीडर नहीं कर पाओगे, उनको सेम कंसीडर करना होगा, क्योंकि यहां पे भी x का हाईएस्ट डिग्री 1 है, यहां पे भी हाईएस्ट डिग्री 1 है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये कोई बाइनोमियल नहीं है, ये कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, ये कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। अभी अगर यहां पे y लगा देते तो हाँ हो जाता। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि सेम वेरिएबल में अगर डिग्री भी सेम हो गया तो उन दोनों टर्म को थोड़ी ना अलग अलग कंसीडर करेंगे, वो तो सम होकर के एक ही टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बोले क्लियर है? ठीक है ना। अगर यहाँ पे y हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं होता, अगर यहाँ पे y हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं होता, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो जाता। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। अब ये बाइनोमियल थ्योरम क्या है उस चीज को समझते हैं जरा। तो चलिए, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप x प्लस वाई, मान लीजिए सिंपल बाइनोमियल मैंने कंसीडर किया x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का पावर जो है अगर मैं 1 रखता हूं तब तो आप बोलोगे कि सर ये तो x प्लस वाई ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं कि x प्लस वाई का पावर अगर मैं 2 रखता हूं तो ये क्या आएगा? आप बचपन में फॉर्मूला पढ़ के आए हो, आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक बात है। अगर मैं बोलूँ x प्लस वाई होल पावर 3 रखता हूं तो आप बोलोगे सर एक्स क्यूब आएगा प्लस 3x स्क्वायर वाई आएगा प्लस 3x वाई स्क्वायर आएगा प्लस वाई क्यूब आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करते करते अगर मैं जनरल टर्म लिखने का प्रयास करूं, जनरल दैट इज अगर मैं पावर में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लगा देता हूं, मान लीजिए n, ठीक है, मेक श्योर कि ये n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है, दैट इज पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, है ना। पॉजिटिव इंटीजर ऑब्वियसली नेचुरल नंबर ही होता है। तो x प्लस वाई होल टू द पावर n का अगर मैं बात करूं तो वो आपको किस तरीके से मिलेगा, जरा मैं लिख के दिखाता हूं आपको। वो आपको इस टाइप में मिल जाएगा, nc0 x टू द पावर n माइनस 0 इंटू वाई टू द पावर 0 प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 वाई टू द पावर 1 प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर एंड सो ऑन चलता जाएगा कहानी कहाँ तक? ncn x टू द पावर n माइनस n इंटू वाई टू द पावर n। मतलब क्या? nc0 nc1 nc2 nc3 एंड सो ऑन ncn तक चल गया। x का पावर पहले हाईएस्ट है, y का पावर मिनिमम है, लोएस्ट 0। फिर x का पावर एक एक करके डिक्रीज करता जा रहा है और y का पावर एक एक करके इंक्रीज करता जा रहा है, 1 2 0 1 2 3 4 n हो गया। x का पावर डिक्रीज होते होते n से 0 हो गया और y का पावर 0 से n हो गया। क्लियर है? ये समझ में आया, बट ये बड़ा मैकेनिकल बातचीत हो गया, इसमें फील नहीं आया। मैं आपको फील दिलाता हूं। अगर मैं फैक्टोरियल नोटेशन का बात करूं दोस्त, मैं इतना सा ही बोलूंगा, क्योंकि अगर आपको फैक्टोरियल नहीं पता तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिक्रीज होते होते 4 3 2 1 तक चला जाएगा, ठीक है। जहां पे आपका n क्या होगा? होल नंबर होगा, ठीक है ना। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये आप जानते हो। प्रूफ वगैरह मैं यहां पे बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बातचीत है, ऑलरेडी हम लोग उधर कर चुके हैं। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? और अगर आप नहीं
देखे होंगे पीएनसी अभी तक, तो आप परमुटेशन कम्बिनेशन में आपको पता चल जाएगा, बट अभी के लिए आप याद रख सकते हो फैक्टोरियल 0 1 है। अगर मैं फैक्टोरियल 5 का बात करूं यहां से, तो आप क्या बोलोगे सर, पहले क्या आएगा 5 आएगा, फिर 5 - 1 4 आएगा, फिर 5 - 2 3 आएगा, फिर 5 - 4 1 आएगा, फिर 5 - 5 0 आएगा। क्या हम 0 लिखेंगे? नहीं, जैसे ही 1 आएगा हम स्टॉप कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? जैसे ही 1 आएगा हम काम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 सॉरी यहाँ पे 2 मिस हो गया, 2 के बाद 1 आएगा, जैसे ही 1 आता है आप स्टॉप कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 120। क्लियर है बोला? चलो, तो ये हो गया आपका पूरा पूरा फैक्टोरियल का डेफिनेशन। ठीक है ना, ये हो गया फैक्टोरियल का डेफिनेशन। एन का वैल्यू नेचुरल नंबर हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये आएगा तो आएगा हमेशा, क्या आएगा, इसका आंसर हमेशा क्या होगा, एन तो आपको पता चल गया इंटीजर है, और इसका आंसर हमेशा क्या होगा, दैट इज फैक्टोरियल एन इज ऑल बिलोंग्स टू क्या होगा, ये भी हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा। बात समझ में आया? एन का वैल्यू नेचुरल या 0 हो सकता है, बट फैक्टोरियल एन का वैल्यू हमेशा, देखो ना, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स क्या आएगा, और वो भी कैसे इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स तो पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। चलो, मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे नेचुरल नंबर होगा, मतलब ये हो सकता है, ये बोल रहा हूं। फैक्टोरियल एन नेचुरल नंबर के अलावा कुछ ही नहीं होगा। चलो, अभी दूसरा जो आपका नोटेशन था, जो मेरा जरूरत था, NCR। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला मैं आपको याद करा दूंगा। देखो, एन जो होता है यहां पे वो नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, आप कॉम्बिनेशन में पढ़े होंगे यार कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, एन चीजों में से आर चीजों को सिलेक्ट करने का जो टोटल वेज है उसको हम NCR से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेटोरियल सिग्निफिकेंस पूरा पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में समझाया जाता है। अभी मैं उसका बात नहीं कर रहा हूं, अभी बस उसका कंडीशंस एंड फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। ठीक है, बाकी अगर इसको डीपली समझना है तो पीएनसी में आप स्टडी करोगे, या फिर आप कर चुके होंगे तो आपको मिल गया होगा। ठीक है, चलो, तो एन जो होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। आर जो होता है वो क्या होता है, हमेशा 0 भी हो सकता है, आर नेचुरल भी हो सकता है। मतलब आर के पास क्या कंडीशन आ गया, आर कैन बी होल नंबर। ठीक है, अच्छा, एक और कंडीशन यहां पे आता है, वो क्या है कि एन जो होगा वो आर से हमेशा बड़ा या फिर आर के इक्वल होगा। एन कभी भी आर से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है ना, एन हमेशा आर से बड़ा या फिर आर के इक्वल होगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं सर कि NCR का, तो आप बोल रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ वेज का बात कर रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ वेज तो कभी फ्रैक्शन या नेगेटिव या 0 तो हो ही नहीं सकता ना, वो तो हमेशा ही पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। तो NCR का जो वैल्यू है वो भी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, और उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला हो जाता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इनटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r। ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इनटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r। क्लियर है, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है NCR का फॉर्मूला। ठीक है, अब ये आया कैसे, इसका बेसिक डेरिवेशन क्या है वो हम कॉम्बिनेटोरियल सिग्निफिकेंस से समझाते हैं आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। तो उधर वाले लेक्चर अगर देखोगे तो आप ऑलरेडी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं और इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि इसका लॉजिक का कोई जरूरत नहीं है हमारे को इस चैप्टर में। बस ये पता होना जरूरी है, क्योंकि ये टर्म जो है एग्जैक्टली उसी टर्म में आपको पूरा चैप्टर में बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो है वो मिलता जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये समझना और इसको समझने के लिए फैक्टोरियल समझना जरूरी है, इसीलिए मैंने इन दोनों का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया। ठीक है, बाकी आगे इसका मतलब क्या है या फिर ये आया कैसे उस पर मैं बातचीत नहीं करने वाला अभी। तो अभी आगे चलते, चलिए आगे चलते और धीरे धीरे चीजों को समझते। आगे चलने के बाद चीजें यहाँ पे क्या मिलेगा जरा ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा आप कि भाई मैं ये बोल सकता हूं ना, अच्छा, ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है ना। एक तो इस फॉर्मूले को, इसी को बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल एक्सपांशन। इसी को हम बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन। ठीक है,
फिजिक्स वगैरह में बहुत डेरिवेशन में यूज होता है, एक्सपांड बाइनोमियल लिख देता है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन, जो इन सभी को ऑब्जर्व करके आया गया है ना इन सभी को ऑब्जर्व करके इसको लाया गया है। बट इसके पीछे का मैथमेटिकल प्रूफ भी आप दे सकते हो। अभी मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि पहली बार जब ये आया था तो उसी प्रूफ से आया था, नहीं, इसको ऑब्जर्व करके ही लाया गया है, इसको ऑब्जर्व करके ही लाया गया है, ठीक है। पास्कल ट्रायंगल थोड़ी देर बाद आप पढ़ोगे, तो इसको ऑब्जर्व करके ही लाया गया है इस तरीके से। बट लाने के बाद इसका पीछे मैं मैथमेटिकल प्रूफ दे सकता हूं, और वो बड़ा सिंपल प्रूफ है, और ऑलरेडी आप सभी जानते हो कि इस तरीके का प्रूफ हम हमेशा उसी कंसेप्ट से करते हैं जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो बेसिक चैप्टर है, P1 है, PK है, PK+1 के लिए ट्रू दिखा दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो उसी लॉजिक से आप इसको आराम से प्रूफ कर सकते हो। एज यहां पे n एक नेचुरल नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर मतलब क्या, पॉजिटिव इंटीजर, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, ठीक है। अभी बोलोगे सर अगर नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स या फिर फ्रैक्शन हो जाता है तो क्या होगा, बताया जाएगा, सब्र रखो। सिलेबस में नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स या फिर फ्रैक्शन नहीं है, सिलेबस में सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स मेंशन किया गया है। बट स्टिल IIT-JEE में कभी भी अगर जरूरत हो जाता है, जबकि आज तक पूछा नहीं है, बट अगर जरूरत हो जाता है नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स या फिर फ्रैक्शन के लिए, तो आपको बिल्कुल बताया जाएगा, बट वो चैप्टर के एंड में बताया जाएगा। क्लियर है। अभी के लिए थ्रू आउट द चैप्टर जब तक मैं बात नहीं करता हूं नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स या फिर फ्रैक्शन के बारे में, तब तक आपको बाइनोमियल एक्सपांशन सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए ही करना है और वही दिमाग में रखना है, याद रखना, ये बात आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, है ना। जब जब मैं एन लिखूंगा यहां पे तो आपको समझ जाना है, मैं हर बार यहां पे नहीं मेंशन करूंगा कि एन नेचुरल नंबर है। मैं पहला लेक्चर में बोल रहा हूं तो आपको ये कंसीडर करते जाना है कि सर कभी भी अगर पावर में एन लिख रहे, इंडेक्स में एन लिख रहे, तो मेक श्योर कि वो एन जो होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो इसको PMI से तो प्रूव किया जा ही सकता है, इसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसके ऊपर बेस करके इसका प्रूफ तो दिया जा सकता है आराम से, बट उसमें मैं बातचीत नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपको इसका प्रूफ करने में आप इंटरेस्ट हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, या फिर जब हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन स्टडी कर रहे होंगे उस वक्त आपको बता देंगे। बड़ा सिंपल सा चीज है यार, n=1 के लिए ये ट्रू है, बोथ साइड क्लियरली इक्वल दिख रहा है। अभी आप n=k के लिए ट्रू मान लोगे और n=k+1 के लिए ट्रू दिखाओगे, तो n=k के लिए अगर ट्रू मान लेते हो तो क्या आ जाएगा, x+y⁴k =k/c0, इस तरीके से मिल जाएगा, है ना। और फिर आप बोथ साइड क्या कर दोगे, एक x+y से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो LHS आपका x+y⁴k+1 आ जाएगा। और RHS को थोड़ा सा मेहनत करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करते करते वो भी देखोगे आप, k+1c0 x⁴k+1 0 y⁴0 प्लस k+1c1 x⁴k+1 -1 इंटू y⁴1, है ना, प्लस k+1c2 x⁴k+1 -2 इंटू y⁴2। इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो। तो ये मैं काम आपका होमवर्क में दे रहा हूं, आप जरूर इसको कीजिएगा खुद से। अगर नहीं होता है तो आप बिल्कुल मेरे को बताइए, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इसका प्रूफ और मैं नहीं बता रहा हूं अभी। अगर आपको इंटरेस्ट है, मैंने आपको अप्रोच बता दी, आप करो, डाउट आता है तो बिल्कुल पूछो, मैं आपको करके दे दूंगा। आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर आपका डाउट रहता है, चेक कराना होता है, मैं चेक कर दूंगा। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए होता है कमेंट में बोलिएगा। अगर आपसे नहीं हुआ, पहले ट्राई जरूर कर लीजिएगा, अगर नहीं हुआ तब मैं आपको कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक तो हमने समझ गया कि सर जब सबसे पहले इस चीज को सोचा गया था, इस एक्सपांशन को, तो कैसे सोचा गया होगा, x+y, x+y² x+y³ x+y⁴, ऐसे 2 3 4 फॉर्मूले लिखे गए होंगे, फिर ऑब्जर्व किया गया होगा। बट इस ऑब्जर्वेशन के पीछे का जो मेन लॉजिक था, जो मेन कंसेप्ट क्या था, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। वो मेरे ख्याल से ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है रिलेटिव टू PMI, ठीक है। PMI से कोई भी इसको प्रूफ कर देगा, बट वो लॉजिक सबको पता नहीं होता है, ठीक है। तो उस लॉजिक को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, है ना, कि मैं कितने तरीके से
दो आइडेंटिकल पेन मान लो और एक कॉपी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, या फिर मान लो डिस्ट्रीब्यूशन का बात नहीं आएगा तो मान लो इतना बोलो आप डिवाइड कर सकते हो, कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे यहां पे, आप बोलोगे सर टोटल कितना है आपके पास, टोटल है आपके पास 3 फैक्टोरियल, ठीक है, टोटल आपके पास 3 है तो 3 फैक्टोरियल। वैसे अगर आप n फैक्टोरियल का मतलब देखोगे तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, अरेंजमेंट, n चीजों का अरेंजमेंट, n डिस्टिंक्ट चीजों का अरेंजमेंट। पहले वाले का nc1 तो दूसरे वाले के पास n-c1, ठीक है ना, फिर n-2c1, ऐसे चलते चलते n फैक्टोरियल आता है, ठीक है ना। इसका मतलब ही क्या है, अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इन चीजों को आपको अरेंज करना है, इन चीजों को आपको अरेंज करना है, बात समझ में आया ना, तो आप क्या करोगे, आप खुद सोचो ना, आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि भाई यहां पे P है, यहां पे P है और इसको C मान लेते। मैं P1 P2 क्यों नहीं माना, क्योंकि ये आइडेंटिकल है। तो इसको अगर अरेंज करना है, अच्छा चल पहले मैं P1 P2 मान के समझा देता हूं। अगर दोनों डिस्टिंक्ट होता तो आंसर क्या हो जाता, 2 और 1 3, तो 3 चीज को अरेंज कराने का तरीका 3 फैक्टोरियल 6 अब बता देते। और वो 6 कैसे होता, P1 P2 C, फिर P1 C P2, फिर C P1 P2, फिर C P2 P1, फिर मान लीजिए P2 P1 C और P2 C P1, इस तरीके से हो जाता बराबर। क्लियर है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं, ये 6 पैटर्न आपको दिख जाता। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। बट अभी क्या हुआ, ये 6 अलग अलग पैटर्न आपको दिख जाता, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि कितने तरीके से मैं 2 अलग अलग पेन और 1 कॉपी, मतलब 3 डिस्टिंक्ट चीज को आप अरेंज कर सकते हो, तो ये 6 तरीका आपके पास होता, ठीक है, 3 डिस्टिंक्ट चीजों को अरेंज करने का। बट अभी अगर मैं आपको बोलूं भाई, अभी अगर मैं आपको सीधा सीधा ये पूछूं कि अगर यहां पे दोनों पेन आइडेंटिकल है, मतलब P1 और P2 सेम हो गया, तो यहां से भी आप 1 और 2 हटा दोगे, यहां से भी 1 और 2 अगर हटा दोगे, 1 और 2 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 हटा दोगे, तो होगा क्या, आपको क्लियरली दिख जाएगा भाई कि ये दोनों सेम है, ठीक है। आपको अगेन दिख जाएगा कि PCP और PCP ये दोनों सेम है और CPP ये दोनों सेम है। मतलब आप अगर तब भी 3 फैक्टोरियल लिख दोगे तब तो आपके पास 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट एज यहां पे क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, तो एग्जैक्टली आंसर कितना होना चाहिए, एग्जैक्टली आंसर 3 ही होना चाहिए, क्योंकि 2 यहां पे सेम आ गया, ठीक है ना। तो इस आंसर को 3 करने के लिए हम यहां पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अभी बोलोगे ये 2 फैक्टोरियल का लॉजिक क्या है सर, 2 फैक्टोरियल का लॉजिक क्या है, तो आप उतना नंबर ऑफ फैक्टोरियल से ही डिवाइड करोगे जितना अलाइक है, जितना क्या है, सेम है। बात समझ में आया ना, आप हमेशा उतना फैक्टोरियल से ही डिवाइड करेंगे जितना सेम आ रहा है। बात समझ में आया। तो अगर मैं आपको बोलूं अभी कि मान लो 4 अलाइक पेन, ठीक है, 4 सेम पेन, ठीक है, और मान लीजिए 2 सेम कॉपी है ना, और मान लीजिए 5 बुक, उन सबको कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, तो आपका आंसर 5 + 2 7 + 4 11 फैक्टोरियल नहीं होगा। 11 फैक्टोरियल में तो रिपीटेशन भी आ जाएगा, आप समझ रहे हो। अगर ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट होता तो 11 फैक्टोरियल होता, बट एज यहाँ पे अलाइक केसेस आ गए तो उतना फैक्टोरियल, जितने अलाइक केसेस है उतना फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 पेन है अलाइक, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 2 कॉपी है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 5 बुक है तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। बात समझ में आया ना, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स, ठीक है, ऑफ 5 अलाइक पेन्स, अलाइक मतलब आइडेंटिकल, 2 अलाइक कॉपीज एंड 5 अलाइक बुक्स। क्लियर है क्या, ये हो जाएगा आपका टोटल अरेंजमेंट, ठीक है। तो उसी लॉजिक को, ये चीज हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा बार बातचीत करते हैं। ये ऑब्वियसली पीएनसी का एक टॉपिक है, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लिया होगा उसके लिए तो ये चीज ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा, बट जो नहीं पढ़ा है उसी के लिए मैं ये चीज बता दिया। क्लियर है बोला, चलो तो आगे बातचीत करते हैं। तो ये आपका एक बेसिक कंसेप्ट हो गया पीएनसी का।
इसको आप रफ नोट्स बना के रख सकते हो। चलो, तो अभी अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है सर, अच्छा यहाँ पे मैं ऐसे सोच सकता हूँ ना कि सर देखो x प्लस वाई होल स्क्वायर का जो आपका फॉर्मूला था उसको ज़रा गौर से ऑब्जर्व करो। एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर। अगर मैं बोलूँ सर, अगर मैं बोलूँ कि एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का मतलब है टू आइडेंटिकल एक्स को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। ऑब्वियसली टू आइडेंटिकल एक्स को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, वो आपके पास क्या हो जाएगा आंसर, 2 फैक्टोरियल, और दोनों के दोनों आइडेंटिकल हैं तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल आएगा। बात समझ में आया ना, क्लियर है, खत्म बात। यहाँ पे भी 2 आइडेंटिकल y है तो ये 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पे एक x और एक y है तो टोटल कितना होगा, टोटल तो 2 है, डिग्री जितना होगा टोटल तो हर जगह पे उतना ही रहेगा 2 फैक्टोरियल, और कोई भी अलाइक नहीं है तो 1 फैक्टोरियल या फिर नीचे लगाने से भी होगा, ना लगाने से भी होगा, ठीक है ना। तो यही पैटर्न देखो फॉलो हो रहा है कि ये 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल को हम क्या बोल देंगे, 1 बोल देंगे, ये भी 1 बोल देंगे। बट आप जानते होंगे कि इस फॉर्मूले से अगर मैं NC 0 का बात करूं, R का वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो भी ये फैक्टोरियल 0 1 होता है तो ये कैंसिल आउट होकर के 1 आएगा, और अगर मैं यहां पे R का वैल्यू n रख देता हूं तो भी आंसर 1 आएगा, ठीक है ना। तो उसी पैटर्न में डालने के लिए मैं इसको 1 ना बोल के 2C0 बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं, और x टू दी पावर 2 को x टू दी पावर 2 माइनस 0 और साथ में कुछ नहीं है तो y टू दी पावर 0 लगा दिया, ठीक है ना। इस वाले चीज को मैं क्या बोल सकता हूं, 2C1 बोल सकता हूं, फॉर्मूले से देख लो मैच करा के, x टू दी पावर 2 माइनस 1 इंटू वाई टू दी पावर 1, प्लस इसको मैं क्या बोल सकता हूं 2C2 x टू दी पावर 2 माइनस 2, x वेनिश है यहाँ पे देखो, और इधर y टू दी पावर 2 आ गया। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अपन डील कर सकते पूरा चीज को। सिमिलरली आगे जाइए आप और आपको अच्छे से समझ आएगा। x प्लस वाई होल क्यूब, पहले कौन आएगा, x क्यूब आएगा, हाईएस्ट डिग्री x का, उसके बाद कौन आएगा, x का 1 डिग्री कम हो जाएगा और साथ में y का 1 डिग्री बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, x का 1 और डिग्री कम हो जाएगा और y का 1 और डिग्री बढ़ जाएगा, और उसके बाद कौन आएगा, y का हाईएस्ट पावर 3 आएगा, ठीक है। तो अभी आप कॉफिशिएंट जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, अभी बोलोगे सर 3x को, 3 आइडेंटिकल x, 3 अलग अलग x थोड़ी ना, यहाँ पे x क्यूब का मतलब x, तो x को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, आप खुद देख लो, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, क्योंकि तीनों की तीनों आइडेंटिकल है तो 3 फैक्टोरियल नीचे आ गया। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 2x आइडेंटिकल है और 1 x डिस्टिंक्ट है, तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 1 x और 2 y अलाइक है, अच्छा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो इसी चीज को अब सिमिलरली 3C0 x टू दी पावर 3 माइनस 0 y टू दी पावर 0 प्लस इसी चीज को 3C1 x टू दी पावर 3 माइनस, कहने को तो 3C1 और 3C2 सेम है, क्योंकि आप जानते हो NCR और NCN माइनस R सेम है। अब दोनों फॉर्मूला निकाल के देखो, NCN माइनस R का वही आएगा एग्जैक्टली। बात समझ में आया ना। तो ये हो जाएगा आपका y का पावर 1 इंक्रीज हो गया, फिर 3C2 x टू दी पावर 3 माइनस 2 y टू दी पावर 2, और इधर आ जाएगा 3C3, जबकि दोनों ही 1 है, x टू दी पावर कंप्लीटली 3 माइनस 3 y टू दी पावर 0। तो कुछ इसी तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी अगर मैं बोलूं, देखो हर टर्म में टोटल डिग्री सेम ही रह रहा है, देखो आप, ये ऑब्जर्वेशन क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। हर टर्म में टोटल डिग्री तो 2 ही है भाई, टोटल डिग्री तो 2 ही है, टोटल डिग्री कभी चेंज नहीं होगा हर टर्म का, ठीक है। तो सिमिलरली अभी अगर आप बोलोगे इसी लॉजिक से सर x प्लस वाई होल टू दी पावर n को लिख करके दिखाइए, तो एक बार x प्लस वाई होल टू दी पावर n को मैं बोलूंगा, सबसे पहले कौन आएगा भाई, सबसे पहले आ जाएगा x टू दी पावर n, ठीक है। फिर क्या होगा, x का 1 पावर डिक्रीज होगा और y का 1 पावर इंक्रीज होगा, फिर x का 1 और पावर डिक्रीज होगा, y का 1 और पावर इंक्रीज होगा, फिर ऐसे चलते चलते x का पूरा पावर खत्म हो जाएगा और y का पावर हाईएस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कॉफिशिएंट लिखने का अगर बात आया, ठीक है ना, अगर कॉफिशिएंट लिखने का बात आया तो अपन लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे,
क्या बोलेंगे बोलो, यहाँ पे डॉट 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 दे देते, ठीक है ना। कॉफिशिएंट लिखने का बाद आए तो यहाँ पे क्या होगा, n डिफरेंट x या डिस्टिंक्ट x या अलाइक x, n अलाइक x को अरेंज करने का तरीका कितना होगा, n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो टोटल कितना है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ऐसे करते करते यहाँ पे कितना आ जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो इसी चीज को अगर आप लिखने का प्रयास करोगे तो ये nc 0 आएगा, फिर अगला वाला nc 1 आएगा, फिर अगला वाला nc 2 आएगा, ठीक है ना। एंड सो ऑन चलते चलते nc n आएगा और कंप्लीटली y पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लॉजिक से भी आप ये फॉर्मूला जो है वो डराइव कर सकते हो अकॉर्डिंगली। और एक और आपका अभी देखो, जब सोचा गया है तो इसी लॉजिक से सोचा गया है, ठीक है ना। फिर जब ये फॉर्मूला आया तो बहुत सारे मैथमेटिशियन ने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से भी इसका जजमेंट दे दिया, इसको प्रूफ दे दिया, क्योंकि फाइनल स्टेटमेंट जब तक पता नहीं होगा तब तक पीएमआई से आप प्रूफ कैसे करोगे, ठीक है भाई, क्लियर है। तो पीएमआई बस एक टूल है ना, मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशंस होते हैं, इक्वेशंस होते हैं, उनको प्रूफ करने का। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। जो जनरल स्टेटमेंट होते हैं उनको प्रूफ करने का, बात समझ में आया ना। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लो, समझ के एक बार नोट कर लो अच्छे से, फिर हम आगे के कहानी में बातचीत करते हैं। तो ये जो लॉजिक है मेरे ख्याल से पूरा पूरा आपका क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो देखो बस ध्यान से समझ के इसको याद रखना, और अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो एक बार रिवाइज कर लो, जो इसका मेन टॉपिक है, ऑफिशियल टॉपिक है, इसको एक बार रिवाइज कर लो। और ऐसा नहीं, देखो ये स्टेट बोर्ड के जो एडवांसमेंट्स में ये 10th में भी ये कंसेप्ट आ जाता है ऑलरेडी, है ना। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ा देते हैं, और हम क्या पढ़ाएं, ये टेक्स्ट बुक में टॉपिक मतलब बिना इसका एक्सप्लेनेशन का ये इंक्लूडेड है, ठीक है ना। परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आप सभी जानते हो परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। अगर ऑब्जेक्ट्स सारे के सारे डिस्टिंक्ट, अगर सारे के सारे डिस्टिंक्ट है तब तो कोई शक वाली बात है ही नहीं ना। देखो n फैक्टोरियल हो जाएगा डायरेक्टली आंसर। अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है तो सबको अरेंज करने का तरीका, सबको एक साथ लेकर के अरेंज करने का तरीका n फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। ये एक साथ बोलना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाँ, क्योंकि अगर परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट बात कर रहे हो और सबको अगर एक साथ नहीं ले रहे हो, कुछ लेटर्स एट ए टाइम ले रहे हो, तो वापस केसेस बनना स्टार्ट हो जाता है, वो भी एक सेपरेट केस आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जो भी ले रहे हैं टेकन, जैसे हम करते हैं ना वैसे क्वेश्चंस यार, जैसे एसएमएस के सारे लेटर्स को लेकर के कितने नए वर्ड्स आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो सेम लॉजिक ही, सेम कंसेप्ट ही तो लगता है ना, ताकि परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है ना भाई। क्योंकि लेटर्स जो है वो रिपीट हो रहा होता है, तो जितना लेटर रिपीट हो रहा है उतना फैक्टोरियल से आप नीचे डिवाइड करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी तो सेम कहानी चल रहा है ना, कि टोटल आपके पास जितना है उतने में से जो रिपीट हो रहा है, दैट इज x, यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए x को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, और y एक बार रिपीट हो रहा है, एक ही बार है तो 1 फैक्टोरियल आया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कहानी को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये कंसेप्ट, आप अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो ये कंसेप्ट एक बार रिवाइज कर लीजिए। इसका जो 2 केस था ऑब्वियसली, एक तो टेकन ऑल द लेटर्स एट ए टाइम और एक टेकन सम लेटर्स एट ए टाइम, ठीक है ना। तो टेकन ऑल द लेटर्स एट ए टाइम जो है वही लॉजिक यहाँ पे यूज हुआ, सम लेटर वाला तो खैर वो यहाँ पे यूज नहीं होगा। यहाँ पे तो सारे के सारे x और y को ही तो हमने कंसीडर किया ना, ऐसा थोड़ी ना है कि अगर हमारे पास x³ y है तो हमने यहाँ से सिर्फ 2x लिया, तब तो कंडीशन आ जाएगा कि कौन सा 2x, समझ हो ना मेरी बात। तो केसेस नहीं बनना है यहाँ पे टेकन ऑल द लेटर्स का बात चल रहा है। जैसे कि आप लोग एसएमएस, महाभारत, इंडिपेंडेंस, वो सब क्वेश्चंस है ना यार, आपकी टेक्स्ट बुक में ही है, वैसे क्वेश्चंस जैसे आप करते हो, है ना, कि इन सारे लेटर्स को लेकर के हम कितने नए प्रकार के वर्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर उसमें लेटर का रिपीटेशन, अगर लेटर रिपीटेशन नहीं है तो डायरेक्टली जितना लेटर है उतना फैक्टोरियल हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, टोटल अरेंजमेंट। बट अगर लेटर अलाइक है, रिपीट हो रहा है, आइडेंटिकल है, तो जितना आइडेंटिकल है उतना फैक्टोरियल से नीचे डिवाइड हो जाएगा। मान लो किसी वर्ड में ए 3 बार
आ गया तो a 3 बार आया तो नीचे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा एक, ठीक है ना। फिर अगर मान लो b 5 बार आ गया तो वही b नीचे 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। टोटल लेटर्स जितना है उतना फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। और कुछ है तो उतना फैक्टोरियल आएगा, नहीं तो वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये लॉजिक अगर आप नहीं जानते हो तो जरूर आप ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद ये लॉजिक समझ जाओगे, और अगर आप जानते हो पहले से तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। प्योरली परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। चलो तो यहां तक हमने बातचीत कर लिया है ना भाई। तो अच्छा मैं लिखा देता हूं एक बार, ये सब तो आपने नोट कर ही लिए होंगे ऑलरेडी, ठीक है। मैं आपको ना एक बार, चलो मैं एक बार लिखा देता हूं, चलो एक बार लिखा देता हूं एक बार तो अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। कि मान लो, अच्छा एक आध पहले एग्जांपल ले लेते। मान ले x प्लस वाई होल टू द पावर 7। मान लो कभी भी ऐसा जरूरत आया आपके सामने कि मान लो x प्लस वाई होल टू द पावर 7 का एक्सपांशन आप लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना। और उसमें ना x क्यूब इंटू वाई टू द पावर 4, क्योंकि उसमें अगर टर्म होगा तो सारे टर्म के नेट इंडेक्स जो होगा वो तो 7 ही होगा, ये तो आप जानते हो। x टू द पावर 7, फिर x टू द पावर 6 इंटू वाई, फिर x टू द पावर 5 इंटू वाई स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा अप टू y टू द पावर 7। तो अगर मैं बोलूं यहां पे कि सर कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब वाई टू द पावर 7 क्या होगा, वो आप डायरेक्टली मेरे को लिख के दो, ठीक है। तो अगर आप सोचने बैठ गए, है ना, अगर आपको ये लॉजिक पता है तो आप फट से लिख दोगे। आप बोलोगे सर टोटल कितना है आपके पास, टोटल आपके पास 7 है ना, और इनमें से अलाइक कितना है देख लो ना, 3 फैक्टोरियल, और इधर सॉरी 4 होगा, इधर y कितना है 4 फैक्टोरियल, खत्म बात। इसी को हम लोग 7c3 भी बोलते हैं और 7c4 भी बोलते हैं, क्योंकि NCR इज इक्वल टू NCn माइनस आर। समझ में आया ना, क्लियर है। तो यही लॉजिक है दोस्त, बड़ा सिंपल सा चीज है। अगर इसको आप लॉजिकली समझेंगे तो बहुत आसान है। अगर आपको ये लॉजिक नहीं पता होता तो देखो आपको इतना बड़ा फॉर्मूला लिखना पड़ता, फिर ढूंढना पड़ता। अभी अगर मैं बोल दूं आपको x टू दी पावर x प्लस वाई होल टू दी पावर 89, उसमें आप बोलो कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 63 इंटू वाई टू दी पावर, मान लो 89 से 63 गया तो कितना बचेगा 26। बात समझ में आ रहा है ना। अगर मैं इसका कोफिशिएंट पूछ देता हूं तब तो आप फंस जाओगे। अगर ये लॉजिक पता, फंसोगे नहीं यार, एक्सपांशन लिख के आप निकाल दोगे, मेरे को भी पता है, बट आपको टाइम लगेगा। बट अगर ये लॉजिक आपको समझ में आता है, ये परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट जो रिलेट किया हमने, वो अगर लॉजिक समझ में आता है आपको तो बहुत आसानी से आप बता दोगे। बोले सर टोटल कितना होगा 89 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई इधर कितना 63 फैक्टोरियल, इधर कितना 26 फैक्टोरियल। तो बोला सर ये कितना होगा, ये हो जाएगा 89c 63 भी हो सकता है और 89c 26 भी हो सकता है, क्योंकि 26 को भी आप 89 माइनस 63 लिख पाओगे और 63 को भी 89 माइनस 26 लिख के इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर पाओगे। क्लियर है। तो ये इस कंसेप्ट को सीखने का डायरेक्ट फायदा यहां पे हो जाता है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस में कभी कभी जरूरत हो जाता है इस तरीके चीजों का, छोटे मोटे चीजों का, ठीक है। तो ये आप नोट दे करके कॉपी में ऐड करके रखना। मैं ये चीज आपको लिखा के दे देता हूं जो लिखाने वाला था, ठीक है ना, है ना। मेन मान लो मेन कंसेप्ट जो है की पॉइंट, वो की पॉइंट क्या है, वो की पॉइंट का अगर मैं बात करूं तो यहां पे बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि आप देख सकते हो इन बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ x प्लस वाई होल टू द पावर n फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, ब्रैकेट में लिख देते फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, डिग्री ऑफ ईच टर्म, डिग्री ऑफ ईच टर्म इज क्या, डिग्री ऑफ ईच टर्म इज n, एंड कोफिशिएंट ऑफ कोई भी जनरल कोफिशिएंट अगर मैं बात करूं सच दैट, मान लो कोई भी जनरल कोफिशिएंट का अगर मैं बात करूं तो मान लो एक के पावर में रखूंगा n माइनस आर, तो दूसरे के पावर में आ जाएगा r ऑब्वियसली, ताकि समेशन दोनों का n होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना, वही तो है ना। तो अब क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r, क्योंकि सारे के सारे इस पूरा एक्सपांशन में जितनी भी टर्म आएगा वो सारे के सारे इसी फॉर्मेट में आएगा। n तो फिक्स रहेगा बट r का वैल्यू वेरी करता जाएगा, जहां पे r क्या करेगा, वेरी करेगा,
ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस आर इंटू वाई टू द पावर r इज द नंबर ऑफ वेज in which x नहीं n माइनस आर आइडेंटिकल x, या फिर अलाइक लिखो, एक ही बात है, एंड r आइडेंटिकल, क्योंकि y के पावर में r है, y's कैन बी अरेंज्ड। ठीक है, समझ में आया ना? तो दैट इज क्या हो जाएगा आपका आंसर अरेंज करने का तरीका। टोटल है n फैक्टोरियल, अभी x n माइनस आर टाइम्स आ रहा है तो n माइनस आर फैक्टोरियल, और y कितना बार आ रहा है, r टाइम्स आ रहा है तो r फैक्टोरियल हो गया। ठीक है ना, तो यही आपके पास क्या आ गया, NCR आ गया। समझ में आया? यही आपके पास क्या आ गया दोस्त, NCR आ गया। बात समझ में आया ना? क्लियर है? वही आपका NCR है। ठीक है, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पास, है ना, इसको आप जरूर अच्छे से नोट करके रखिएगा कॉपी में, है ना। पहला स्लाइड तो आप पूरा नोट किए होंगे, फिर ये सारी चीज़ अच्छे से नोट करो और वीडियो पॉज करके फिर मैं जनरल स्टेटमेंट लिखा के दे रहा हूँ। ये कंसेप्ट अब पूरा आपका क्लियर हो गया होगा, इसमें और ज़्यादा समय मैं नहीं ले सकता और ना ही मेरे को लेना चाहिए, नहीं तो एक ही चीज़ पढ़ाते रह जाएंगे पूरा लेक्चर में। ठीक है, बेसिक थियोरी सारे आज के लेक्चर में कवर करने का पूरा कोशिश रहेगा मेरा। तो चलिए, अभी अगर मैं जनरल बाइनोमियल एक्सपांशन का बात करूं, बार बार बोल रहा हूं कि ये किसके लिए बात कर रहा हूं, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए। जनरल बाइनोमियल एक्सपांशन का अगर मैं बात करूं फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, ठीक है, अगर ये बात करें हम लोग तो क्या आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए x प्लस वाई होल टू द पावर n, nc0 x टू द पावर n माइनस 0 इंटू वाई टू द पावर 0 प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई टू द पावर 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर मैं जनरल लिखना चाहता हूं तो NCR x टू द पावर n माइनस आर वाई टू द पावर r बीच में आएगा, जहां पे n ऑब्वियसली r से बड़ा होगा, और उसके बाद कंटिन्यूएशन होते होते आखिरी टर्म आएगा NCN x टू द पावर n माइनस n, x वेनिश हो जाएगा, x का पावर y टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल। तो यहाँ पे n जो होगा आपका वो क्या होगा, n जो होगा वो नेचुरल होगा। ठीक है, अच्छा, अभी मैं अलग अलग पॉइंट्स का बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया इस एक्सपांशन में, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया इस एक्सपांशन में। वीडियो ठीक ठाक चल रहा है, नहीं चल रहा है? हाँ, बराबर चल रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का अगर मैं बात करूं, सबसे पहला पॉइंट कितना आएगा, देख 1 से n तक कितना टर्म होता है, NC1 NC2 NC3 ऐसे कर करके NCN तक जाएगा। तो 1 से n तक तो n टर्म्स ऐसे ही होता है, और एक और एक्स्ट्रा टर्म यहां से मिल गया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। बात समझ में आया? क्लियर है? चलो, अभी अगर मैं बात करूं, ये जो नलायक चीज लिखा गया है ये कितना नंबर टर्म होगा, ये r प्लस 1th टर्म होगा। कितना होगा, r प्लस 1, क्योंकि 1 से r तक तो r ऐसे ही हो गया, और एक और जोड़ दो ना तो r प्लस 1th टर्म होगा, r प्लस 1th टर्म होगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ x प्लस वाई टू द पावर n। बार बार बोल रहा हूं, जनरल टर्म हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, r प्लस 1th टर्म लिखते हैं, rth टर्म जनरल टर्म नहीं लिखते। हम क्या लिखते हैं हमेशा, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है tr प्लस 1। समझिएगा बात को, है ना। जनरल टर्म हमेशा क्या होता है, t सफिक्स में r प्लस 1, दैट इज r प्लस 1th टर्म। बात समझ में आया ना? क्लियर? तो अगर मैं r प्लस 1th टर्म का बात करूं तो वो क्या आएगा, ये देखो क्या आएगा, देख लो, NCR x टू द पावर n माइनस आर इंटू वाई टू द पावर r,
एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर इंटू वाई टू दी पावर आर, जहां पे ऑब्वियसली एन जो होगा वो आर से हमेशा बड़ा होगा, एन जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा, ये सब ऑलरेडी बता चुका हूं। आर जो होगा वो होल नंबर होगा, और एन सी आर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ये आप ऑलरेडी जानते हो, नंबर ऑफ वेज का बात चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका जनरल टर्म का फॉर्मूला है, याद रखना भाई, ठीक है। जनरल टर्म का फॉर्मूला है। अगर आर आप कभी भी डिटरमाइन कर रहे हो तो आर प्लस 1 जो होगा वो होगा आपका टर्म। समझ में आया ना, क्लियर है। कभी मान लो आपको आर का वैल्यू अगर मैं बोल दिया मान लो 5 आया, ठीक है, तो आर का वैल्यू अगर 5 आया तो आर का वैल्यू 5 वाला जो टर्म होगा वो कितने नंबर टर्म होगा, वो 6th टर्म होगा, वो 5th टर्म नहीं होगा। सोच के देखो ना, NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC5 आर का वैल्यू 5 कितने नंबर टर्म में मिला, 6th टर्म में मिला। बात समझ में आया ना, क्लियर है। तो अगर मैं बोलूं इस चीज को हम क्या बोलते हैं, है ना, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, देखो दोस्त, इस चीज को हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। बात समझ में आया, ठीक है। और पूरा पूरा टोटल कोफिशिएंट जो आएगा उसको हम सिर्फ कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे मैं आपको कैसे समझाऊं, अच्छा मैं बता रहा हूं, बाइनोमियल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट के बीच का डिफरेंस मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। मैं ये आपको बता देता हूं कि ये तो है r प्लस 1th टर्म, ये आपका क्या है, r प्लस 1th टर्म, याद रखना, ठीक है। तो अगर आपको r का वैल्यू कभी भी, है ना, अगर आपको r का वैल्यू कभी भी 5 मिल जाता है तो वो टर्म कितना नंबर टर्म होगा, वो 6th टर्म होगा। वो हमेशा कितना नंबर टर्म होगा, वो हमेशा 6th टर्म होगा। समझ में आया ना, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल देके समझा देता हूं, ठीक है ना, एक एग्जांपल देके अगर मैं समझा देता हूं, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि मान लो ऐसे ही लिख देता हूं कि मान लो इन x प्लस वाई होल टू द पावर n, है ना, बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होगा ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ 6th टर्म, कहां से, स्टार्टिंग से या एंडिंग से, ऑब्वियसली स्टार्टिंग से, 6th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग इज क्या हो जाएगा, NC। अगर यहां पे 6th टर्म मतलब आप समझ जाना कि ये किसका वैल्यू है, r प्लस 1 का वैल्यू 6 है, तो r का वैल्यू यहां से क्या होगा, 5 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, NC5। बात समझ में आया। बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ 6th टर्म इज NC5। तो जितना नंबर टर्म होगा, r का वैल्यू हमेशा, फॉर्मूले में जो r है, याद रखना, मैं बार बार बोल रहा, बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है, r का जो वैल्यू होता है उतना नंबर टर्म ही बोल देता है, जबकि ये गलत बात है। r वाला जो टर्म, r जहां पे आया वो कितना नंबर टर्म है, देखो r प्लस 1th टर्म है, तो r का वैल्यू जो आया मतलब r का वैल्यू जो आएगा वो वाला टर्म उस r का वैल्यू से एक ज्यादा होगा। अगर r का वैल्यू 5 आया तो वो टर्म 6th टर्म होगा। बात समझ में आया ना। आगे आगे धीरे धीरे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे आप और अच्छे से इसको डिटेल में समझते जाओगे, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेकर के मैं ये कहीं ना कहीं बता सकता हूं आपको, ठीक है ना। एक और एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूं, मान लीजिए इन एक्सपांशन ऑफ 2 प्लस x होल टू द पावर 7, ठीक है, 2 प्लस x होल टू द पावर 7, ठीक है, 2 प्लस एक्स होल टू द पावर 7। मैं एक टर्म लिखने जा रहा हूं, मान लो उस जगह पे मैं 5th टर्म लिख रहा हूं फ्रॉम स्टार्टिंग, एंडिंग से वो चेंज हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, हम जो भी ये फॉर्मूला का बात कर रहे हैं ये कहां से है, ये r प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग है, याद रखना। ये कहां से है, ये r प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग है, एंडिंग से ये चेंज हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा। बात समझ में आया ना, एंडिंग से ये चेंज हो जाएगा। क्लियर है बोला, बस वही चीज है ना। चलो
एंडिंग से r प्लस 1 टर्म चेंज हो जाएगा, कुछ जगह पे सेम भी हो सकता है बट चेंज हो जाएगा। मैं क्या होगा मैं बताऊंगा आगे, कहानी सारी चीज आएगा। अभी बस ये समझ के रखो ये r प्लस 1 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग है, ऑब्वियसली आपको दिख ही रहा है, यहाँ से 1 से r तक गया और एक और टर्म है तो r प्लस 1 टर्म ही होगा ये। तो अगर मैं इस एक्सपांशन में 5th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग का बात करूं तो क्या आएगा, 5th टर्म अगर बात कर लिया तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, उससे एक कम होगा। जैसे यहाँ पे 6th टर्म का बात किया तो r 5 आया, तो 5th टर्म का बात किया तो r क्या होगा, 4 होगा। तो ये क्या आ जाएगा 7c4, और आप क्लियरली गिन भी सकते हो, देखो यहाँ पे छोटा है तो गिना के भी दिखा देता हूँ, 7c0, 7c1, 7c2, 7c3, 7c4, 5th टर्म में ही जाके 7c4 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x के जगह पे 2 है तो 2 टू दी पावर 7 माइनस 4 इंटू, है ना, और y टू दी पावर y के जगह पे कौन है, y के जगह पे x है ना, तो x टू दी पावर कितना हो जाएगा, जो r है वही तो आएगा ना, दैट इज 4 होगा। ठीक है, बात समझ में आया ना, क्लियर है। तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 7c4 इंटू 2 क्यूब इंटू x टू दी पावर 4। बात समझ में आया ना, 7c4 इंटू 2 क्यूब इंटू x टू दी पावर 4। ठीक है, तो अभी देख, अभी इस चीज को जो हम बोलते हैं, जो कॉम्बिनेटोरियल फॉर्मेशन में होता है, जो कॉम्बिनेटोरियल फॉर्म में होता है, दैट इज सी के फॉर्म में जो होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिर्फ बाइनोमियल कॉफिशिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे हम सिर्फ बाइनोमियल कॉफिशिएंट। ठीक है, बाइनोमियल कॉफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 4 मैं बोल सकता हूं। ठीक है ना, जैसे अब टर्म नहीं मिलता था क्या पॉलिनोमियल में 2x प्लस 3, तो x का कॉफिशिएंट कितना बोलते थे, अब 2 ही तो बोलते थे ना, है ना। फिर मान लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, तो x का कॉफिशिएंट -3 बोलते थे यहाँ पे। ठीक है ना, इसी तरीके से इस पूरा एक्सपांशन में अगर इसको पूरा फॉर्मूले से आप एक्सपांड कर दोगे तो x टू दी पावर 4 एक टर्म मिलेगा, तो x टू दी पावर 4 का जो बाइनोमियल कॉफिशिएंट होगा वो ओनली 7c4 होगा। बट अगर मैं पूरा कॉफिशिएंट का बात किया तो यहां पे 2 क्यूब भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 4, ये हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 4। ठीक है ना, इन कहां पे और लिख नहीं रहा हूं, ऑब्वियसली आप समझ ही रहे हो, इन द एक्सपांशन ऑफ 2 प्लस एक्स होल टू दी पावर 7। 2 प्लस एक्स होल टू दी पावर 7 का एक्सपांशन में x टू दी पावर 4 का अगर मैं कॉफिशिएंट पूछूं तो आपको जवाब देना पड़ेगा 7c4 इंटू 2 क्यूब, बट अगर मैं बाइनोमियल कॉफिशिएंट पूछता हूं तो वो सिर्फ 7c4 आएगा। ये डिफरेंस याद रखना, ये बच्चा लोग गड़बड़ कर देता है, बार बार मैं बोल रहा हूं, अच्छे से इस डिफरेंस को मैं समझा के दे रहा हूं, आप इसको जरूर याद रखना क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिहाज से। बात समझ में आया ना, क्लियर है दोस्त। चलो, तो ये हो गया आपका पूरा जजमेंट, है ना, ये पूरा जजमेंट हो गया, है ना। तो इधर वाली चीज को आप लिख लीजिएगा, मैं रेज कर रहा हूं इसको। ठीक है, इधर वाली चीज को आप लिख लीजिएगा, मैं रेज कर रहा हूं अकॉर्डिंगली। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, मैं रेज कर रहा हूं इसको, ध्यान से देखना आप। तो अभी अगर मैं इसको समेशन फॉर्मेट में, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में समेशन फॉर्मेट भी दे देगा आपको, ठीक है, तो ये समेशन के फॉर्मेट में, सिग्मा के फॉर्मेट में आप कैसे लिख सकते हो इस सीरीज को, वो भी आपको पता होना चाहिए ना। ठीक है, चलो, x टू दी पावर n माइनस आर, वाई टू दी पावर r प्लस डॉट 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 चलता जा रहा है n c n x टू दी पावर n माइनस n इंटू वाई टू दी पावर n। तो इसको अगर मैं बात करूं तो ये क्या आएगा, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा समेशन दे दिया, जनरल टर्म को लिख दो, जनरल टर्म, समेशन दे के कुछ मत करो, जनरल टर्म जो है वो लिख दो। अभी जनरल टर्म यहाँ पे दिख गया तो आप लिख दिए डायरेक्टली, अगर नहीं दिखता तो कैसे लिखते, nc0 nc1 nc, तो ऊपर वाला n तो कांस्टेंट है ना, बस नीचे वाला वेरी कर रहा है, तो जो वेरी कर रहा है उसको r लिख दिया। x टू दी पावर n माइनस समथिंग n माइनस समथिंग n माइनस समथिंग, n तो कांस्टेंट है तो वेरी कर रहा है, जो उसको r बोल दिया, और y टू दी पावर भी 0 1 2। देखो यहाँ पे अगर ये 0 है, ये 0 है और ये 0 है, तो यहाँ पे ये 1 है 1 है 1 है, मतलब ये 3 पोजीशन में सेम वेरिएबल चेंज हो रहा है। बात समझ में आया ना आपको, सेम पोजीशन चेंज हो रहा है, बात समझ में आया, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करा दूंगा, स्टार्टिंग हुआ 0 से और खत्म कहाँ पे हुआ जाके n पे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सिग्मा के फॉर्म में बाइनोमियल एक्सपांशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप सिग्मा के फॉर्म में बाइनोमियल एक्सपांशन को रिप्रेजेंट करा सकते हो, बिल्कुल।
बात समझ आया? क्लियर है दोस्त? ठीक है, तो यही है आपका बाइनोमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन पार्ट, जो भी है बोल सकते हो। ठीक है, अभी आप देख सकते हो ना दोस्त कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखना जरा ध्यान से। अगर यहाँ पे प्लस है तो ऐसे लिख सकते हो, अगर बीच में माइनस आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। आप इसको पलट के भी लिख सकते हो ना, है ना। इसी चीज को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, एन सी एन एक्स टू दी पावर एन माइनस एन वाई टू दी पावर एन प्लस एन सी एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन इंटू वाई टू दी पावर एन माइनस वन। ठीक है ना, तो ऐसे ही चलता जाएगा, चलते चलते ये कहाँ पे खत्म होगा, एन सी जीरो एक्स टू दी पावर एन माइनस जीरो इंटू वाई टू दी पावर जीरो। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट करूं तो इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो आर का वैल्यू जीरो से एन, एन सी आर का वैल्यू जीरो से एन होगा या एन से जीरो, हाँ डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ये मसला हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना दोस्त, चलो अच्छा, तो इसको एक और लाइन हम लिख देते हैं। अभी एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, तो आप जानते ही हो एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, तो जानते ही हो ना। तो एन सी एन को आप एन सी जीरो लिख सकते हो, एन माइनस एन जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा वाई टू दी पावर एन माइनस जीरो एक्स टू दी पावर जीरो, फिर ये हो जाएगा एन सी वन, ये हो जाएगा वाई टू दी पावर एन माइनस वन एक्स टू दी पावर वन, फिर एन सी टू वाई टू दी पावर एन माइनस टू एक्स टू दी पावर टू प्लस डॉट 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 एन सी जीरो को आपने लिख दिए एन सी एन, तो ये हो जाएगा वाई टू दी पावर एन माइनस एन इंटू एक्स टू दी पावर एन। ठीक है ना, तो यही चीज आपका क्या बन जाएगा, देखो y प्लस एक्स का होल टू दी पावर n, जिसको आप सिग्मा r इज इक्वल टू जीरो से n एन सी आर, है ना, y टू दी पावर n माइनस आर इंटू एक्स टू दी पावर r के फॉर्म में लिख सकते हो। क्लियर है? बस इसको पलट के लिख दिया, तो x प्लस वाई टू दी पावर n, वाई प्लस एक्स टू दी पावर n बन गया। पूरा देखो, बस यहाँ से जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन यूज हुआ उसके पीछे ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, बात समझ में आया ना? क्लियर है? तो ये y प्लस एक्स होल पावर n हो गया, और उसको सिग्मा फॉर्मेट में अगर लिखोगे तो ये x और y भी आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। बात समझ में आया ना? x और y को आपस में इंटरचेंज कर दिया और कुछ नहीं। ये एक ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि प्लस है बीच में, सारे के सारे प्लस टर्म आ रहा है तो हमने लिख दिया, बट अगर यहाँ पे माइनस होता तो ऐसा चीज हम नहीं कर सकते। बेसिक ऑब्जर्वेशन है, इसीलिए मैंने बता दिया आपको। क्लियर है? समझ में आया ना? तो मेरे ख्याल से यार बेसिक बाइनोमियल थ्योरम मैंने जितना भी बातचीत आपको करना था, जो भी आपको ज़रूरत था, जितना भी मैंने आपको बता दिया है वो सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा बेसिक्स के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स था वो सारी चीज़ एक एक चीज़ मैंने आपके साथ बातचीत कर लिया। क्लियर है? बेसिक पोर्शन में अभी मैं उसी थॉट के ऊपर बेस करके और कितने प्रकार के वैरायटीज पॉसिबल हो सकते हैं, उन सारे इंपॉर्टेंट, मान लो नोट के फॉर्म में ही बोल सकते हो, उनके बारे में बातचीत करूंगा। एंड देन वो टॉपिक खत्म होगा तो हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, है ना। क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद जा करके हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हमारा ग्रेटेस्ट टर्म वाला टॉपिक हो, या फिर आपका बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सीरीज का जितने भी कैलकुलेशन हो, या फिर मान सकते हो आप आपका एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, फिर बाइनोमियल थ्योरम वही रिमाइंडर वगैरह कैलकुलेट करना, फिर बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स, है ना, मल्टीनोमियल थ्योरम, ये सारी चीज़ हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है ना। ये बाइनोमियल एक्सपांशन के ऊपर ये कैसे आया है वो सारे थॉट मैंने आपके साथ डिस्कस किया एक एक करके। ठीक है दोस्त, क्लियर है कि बाइनोमियल एक्सपांशन आया कैसे, जिसने भी निकाला वो सोचा कैसे, वो चीज़ के बारे में अपन ने बातचीत किया इतना देर। ठीक है ना भाई, क्लियर है कि बाइनोमियल एक्सपांशन को एग्जैक्टली सोचा कैसे गया है। ठीक है, तो वो परमुटेशन ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट वाला कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे, उसको बहुत अच्छे से समझिएगा आप। ठीक है, और फिर उसके बाद जो जनरल बाइनोमियल एक्सपांशन है ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स हम लोग अभी बात कर रहे हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, जनरल टर्म क्या होगा, फिर छोटे छोटे बातचीत जो होता है कोएफिशिएंट्स और बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, जनरल टर्म होगा तो आर का वैल्यू उससे एक कम होगा, और आर का वैल्यू अगर दिया जाता है तो जनरल टर्म उससे एक ज्यादा होगा। मतलब आर का वैल्यू जो दिया जाएगा उस आर के वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो वो वाला टर्म होगा वो आर का वैल्यू से एक ज्यादा होगा, और अगर उतना नंबर टर्म दे दिया जाता है तो उस जगह पे जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएगा उसमें आर का वैल्यू उस नंबर ऑफ टर्म से एक कम होगा। जैसे अगर 23rd टर्म दिया जाता है तो उसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट फ्रॉम स्टार्टिंग का बात कर रहा हूं, एंडिंग से क्या होगा वो हमने अभी तक बात नहीं किया, अभी करने वाले।
तो स्टार्टिंग से अगर 23rd टर्म दे देते तो उसमें r का वैल्यू 22 लोगे आप, दैट इज NC22। तो वही चीज़ मैं आपको लॉजिकली प्रॉपरली बताया, डिफरेंस बिटवीन बाइनोमियल कॉफिशिएंट एंड कॉफिशिएंट क्या है, फिर उसी को आप सिग्मा नोटेशन में कैसे लिख सकते हो, क्या नहीं क्या, वो सारे बातचीत अपन डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम और कुछ इन्हीं के ऊपर बेस करके और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं एंड देन हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट और नोट्स के बारे में देखते हैं। जितना अभी तक हमने स्टडी किए उसी के ऊपर बेस करके आगे अपन लोग बातचीत करने वाले। तो देखो, सबसे पहला नोट में मैंने प्रॉपर्टीज लिया है कुछ बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स का। ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लोगे, बट अभी मैं इनको प्रूफ्स नहीं करने वाला, है ना, प्रूफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जानते हो। और अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो और अभी तक आप PNC नहीं पढ़े हो तो आप आराम से फॉर्मूले प्रूफ करके पुट करके आराम से प्रूफ कर सकते हो। जस्ट NCR का फॉर्मूला पता है, अगर NCR का फॉर्मूला पता है तो NCR-1 भी आपसे हो जाएगा, N+1 CR भी आपसे हो जाएगा, तो आराम से आप ये कर लोगे, कोई इशू नहीं है। बट ये प्रॉपर्टीज समझ में आना हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनको हम यूज़ करने वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा के दे दिया, एज ये ऑफिशियली हम लोग ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज कवर कर लेते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, बट फिर भी बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाते वक्त ये प्रॉपर्टीज बताया जाता है ताकि आपको याद रहे और क्वेश्चंस में आप इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर पाओ। क्योंकि अलग से बहुत सारे टॉपिक ही मिलेगा जहां पे सिर्फ हम लोग बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स के बारे में बातचीत कर रहे होंगे, और बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स का प्रॉपर्टी अगर आपको अच्छे से नहीं आता है तो उस जगह पे कहीं ना कहीं आप बहुत सीरियस मामला हो जाएगा, आप स्ट्रगल करोगे बहुत ज़्यादा। क्लियर है? तो ये सारे के सारे पांचों प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये दोनों तो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गया, NCR और NCN-R, ये दोनों के दोनों इक्वल है, आप बहुत अच्छे से इसको जानते हो। ठीक है ना, NCR और NCN-R ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर इक्वल है। ठीक है, अच्छा अभी अगर मैं आगे की बात करूं, दैट इज मान लो NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू NCN+1 CR। ठीक है ना, तो देखो NCR और नीचे अगर एक डिक्रीज हो गया, ऊपर सेम रहना पड़ेगा, नीचे एक डिक्रीज हो गया तो ये क्या हो जाएगा, N+1 CR हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें पांच में से किसी भी एक को आप इग्नोर नहीं कर सकते, पांचों का यूज जबरदस्त तरीके से होगा। अगला वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप बाइनोमियल एक्सपांशन लिखते हो तो उसमें जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का कॉफिशिएंट होता है, बाइनोमियल कॉफिशिएंट जो होता है कंसेक्यूटिव टर्म्स का, वो इसी फॉर्मेट में आता है। याद करके देखो, NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 ऐसे चलता है, एक एक इंक्रीज करता है। तो NCR-1 मैंने नीचे लिख दिया, ऊपर NCR लिख दिया, तो R-1 से एक इंक्रीज कर गया। समझ में आया ना? ठीक है, तो उनका अगर मैं रेशियो का बात करूं तो वो N-R+1 डिवाइडेड बाई R होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कॉफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक और चीज, अगर आप ऊपर नीचे दोनों में एक एक डिक्रीज कर देते हो तो क्या होगा, तो ये मिल जाएगा आपको। बात समझ में आ रहा है? और लास्ट में एक और आता है कि NCX और NCY अगर इक्वल है तो या तो XY इक्वल होगा या तो X+Y का जो X और Y का जो समेशन होगा वो N के इक्वल होगा। क्लियर है? तो ये पांचों प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कर चुके हैं। अगर आप कर लिए हो, आपको समझ में आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप PNC नहीं देखे और बिना देखे आप वीडियो को देख रहे हो, मतलब PNC अभी तक आपने नहीं पढ़े हो और बिना पढ़े बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना नहीं चाहिए, बट अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पता तो बिल्कुल आपको बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट नहीं करना चाहिए, पहले वही पढ़ते हैं हम लोग। बट अगर आप ऐसा किसी भी कारण से अगर आप बाइनोमियल थ्योरम पहले देख रहे हो तो ज़रूर ये आपका दिमाग में होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ आप खुद से ट्राई करो। अगर नहीं होता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो, अकॉर्डिंगली आप चेक करा सकते हो, और मैं अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मैं सॉल्व भी करके दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? बट एज मैं ये लेक्चर बना रहा हूं तो मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि जो भी बच्चा इस लेक्चर को देख रहा है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑलरेडी कर चुका है अच्छे से। ठीक है, चलिए एक और ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। तो ये पांचों प्रॉपर्टीज याद हो जाना चाहिए और प्रूफ्स भी इनके आने चाहिए आपको। ठीक है, अगर आप कर लिए ठीक बात है, नहीं किए हो तो कर लीजिएगा, अगर डाउट होता है पूछ लीजिएगा। पास्कल्स ट्राइंगल, ठीक है, एक और आपका कंसेप्ट है। तो इसमें बेसिकली देखो, कोएफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय पास्कल ट्राइंगल, बट ये बड़ा लंबी प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए हम परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट वाले कंसेप्ट को सिखाते हैं, जो कि काफी इफेक्टिव रहता है। तो पास्कल ने क्या बोला है, देखो उन्होंने क्या किया है, कुछ नहीं किया है कि पहले उन्होंने 1 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, फिर x+y आता है ना, x+y होल टू द पावर 0 का अगर मैं बात करूं,
x प्लस वाई होल टू द पावर 0 का बात करो वो तो 1 ही रहेगा, तो ये 1 लिख दिया, उसमें तो कोई एक ही टर्म रहेगा। बट x प्लस वाई होल टू द पावर 1 का अगर मैं बात करूँ ना तो वो क्या आएगा, x प्लस वाई आएगा। तो यहाँ पे x और y का कॉफिशिएंट उन्होंने लिख दिया, ठीक है। तो ये दोनों अगर आप लिख दोगे तो बाकी सारे के सारे कॉफिशिएंट आप निकाल दोगे। कैसे निकालोगे जानते हो क्या, ये देखो 1 1 1 ये आपने लिख दिए, बात समझ में आया ना, क्लियर है। अच्छा अभी देखो इन 1 और इस 1 का समेशन 2 है, ठीक है, और ये 1 यहाँ पे मेंटेन हो गया और ये 1 यहाँ पे मेंटेन हो गया, बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो देखो इस 1 को इधर मेंटेन कर दिया, इस 1 को इधर मेंटेन कर दिया, इस 1 और 2 का समेशन 3 है, अगेन इस 2 और 1 का समेशन 3 है। इस तरीके से कर सकते हो। वापस ये 1 मेंटेन हो गया, ये 1 मेंटेन हो गया, ठीक है, और इस 1 और 3 का समेशन 4 आ गया, 3 और 3 का समेशन 6 आ गया, इधर भी 3 और 1 का समेशन 4 आ गया, ठीक है। सिमिलरली इसको मेंटेन कर लो, 4 और 1 का समेशन 5 हो जाएगा, 6 और 4 का 10 हो जाएगा, 4 और 6 का 10 हो जाएगा, 4 और 1 का 5 हो जाएगा, और 1 को मेंटेन करा दो, क्लियर है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी तो हम, अगर पहला दोनों सिर्फ हमें पता है तब भी तो हम निकाल सकते हैं ना, बाकी पूरा पूरा ट्राइंगल जनरेट कर सकते हैं। तो बाकी पूरा पूरा ट्राइंगल जनरेट करके आपको क्या मिल गया, इस लाइन पे क्या मिल गया, देखो x प्लस वाई होल स्क्वायर के सारे कॉफिशिएंट मिल गया, यहाँ पे x प्लस वाई होल क्यूब के सारे कॉफिशिएंट मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया, x प्लस वाई होल टू द पावर 4 के सारे कॉफिशिएंट मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया, x प्लस वाई होल टू द पावर 5 का एक्सपांशन में जितने भी चीज आएंगे, जो भी बाइनोमियल कॉफिशिएंट होगा वो सारे कॉफिशिएंट सबको मिल गया, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली आप यहाँ से बहुत आसानी से पास्कल ट्राइंगल को जनरेट करके निकाल सकते हो। बट एज ये कुछ ही हद तक काम रहता है, x प्लस वाई 7 8 ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक आप कर पाओगे, उससे ज़्यादा बड़ा ट्राइंगल बनाने जाओगे तो पेज वेज खत्म हो जाएगा आपका, कभी ट्राइंगल और ख़त्म नहीं होगा, तो ऑब्जर्व करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हम डिस्ट्रीब्यूशन वाला डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोल रहा हूँ, परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट वाला कंसेप्ट सिखाते हैं, क्लियर है, जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, चाहे छोटा हो बड़ा हो आप आराम से लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एज एक इन्फॉर्मेशन के तौर में मैंने बताया, बट इसका कोई खास एप्लीकेशन नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप याद रखो, क्लियर है। आगे बढ़ते। अच्छा यहाँ पे ये भी बोल सकते हो आप कि ये जो पास्कल ट्राइंगल है, जैसे यहाँ पे कॉफिशिएंट आप देख रहे हो 3C0 3C1 3C2 3C3, तो ये जो NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N+1 CR, ये वाले प्रॉपर्टी भी ये आपको प्रूफ कर देता है। पास्कल ट्राइंगल से ही भी आप प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि अब देखो ना क्लियरली, अब देखो है ना, अगर आप बोलो कि 3 को आप क्या बोलोगे 3C1, अगर मैं बोलूँ 1 को क्या बोल सकते हैं 3C0, तो 3C1 और 3C0 मिल करके क्या मिल रहा है 4 है, मिल रहा है ना, दैट इज 4C1 मिल रहा है, बात समझ में आया ना, क्लियर है। तो वही चीज़ आप NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N+1 CR, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ से डायरेक्टली बहुत आसानी से क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, बात समझ में आया। तो ये एक ऑब्जर्वेशन था जो बुक्स में मिल जाता है, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया, नहीं तो आप बोलोगे सर पढ़ाए नहीं, ठीक है। चलिए, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खास कोई काम का है नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इफेक्टिव आपका परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, ठीक है, और इसके ऊपर तो क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स में भी आता रहता है मिडिल टर्म के ऊपर क्वेश्चन, फिर जेई पे भी पूछते रहते हैं, रेगुलरली पूछते रहते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से देखिएगा। क्या बोला जा रहा है कि अगर मैं x प्लस वाई होल टू द पावर n का एक्सपांशन लिखता हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ x प्लस वाई होल टू द पावर n का एक्सपांशन लिखता हूँ, ध्यान से समझना एक बात को, अगर मैं x प्लस वाई होल टू द पावर n का एक्सपांशन लिखता हूँ तो क्या आएगा, NC0 x टू द पावर n माइनस 0 y टू द पावर 0 प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1 प्लस डॉट डॉट NCn x टू द पावर n माइनस n y टू द पावर n, इसी तरीके से मिलेगा। अभी अगर मैं बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स का बात करूं, ये देखो NC0 NC1 NC2 NCn, ये सारे के सारे तो बाइनोमियल कॉफिशिएंट है ना। तो बोला जा रहा है कि NC0 से लेकर के NCn तक सारे के सारे बाइनोमियल कॉफिशिएंट का जो वैल्यू है वो पहले इंक्रीज करता है कुछ इस तरीके से,
फिर हाईएस्ट में पहुंचता है और फिर डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है अप टू NCN तक। क्योंकि आप जानते हो ना बाय दिस प्रॉपर्टी NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। आप तो ये जानते हो ना कि NC0 और NCN इक्वल है, NC1 और NCN माइनस 1 भी इक्वल है, NC2 और NCN माइनस 2 भी इक्वल है। ये तो आप ऑलरेडी जानते हो बाय दिस प्रॉपर्टी 1। क्लियर है? तो ऑब्वियसली आप समझ रहे हो कि ये सारे अगर इक्वल है तो पहले ये बढ़ता जाएगा, कहीं पे हाईएस्ट होगा, फिर ये डिक्रीज होगा। बात समझ में आया ना? ऐसे एरो लगाया, पहले बढ़ रहा है फिर वो डिक्रीज हो रहा है। बात समझ में आया? तो ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बाइनोमियल कॉफिशिएंट का जो वैल्यू है वो पहले इंक्रीज करता रहता है फिर डिक्रीज करता रहता है, और फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, ये सब तो इक्वल होता ही जाता है। मतलब जैसे जैसे वैल्यूज इंक्रीज कर रहा है उसी रेट से डिक्रीज होता है, एग्जैक्टली सेम रेट से डिक्रीज होता है। बट ऐसा बीच में कोई हिस्सा आता है जहां पे वैल्यू मैक्सिमम होता है, और उस बीच वाले हिस्से को हम बोलते हैं, उस बीच वाले टर्म को हम बोलते हैं मिडिल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपांशन। ठीक है? उस बीच वाले टर्म को हम बोलते हैं मिडिल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपांशन, जहां पे बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स का वैल्यू मैक्सिमम होता है। ठीक है? बात समझ में आया ना? वैल्यू ऑफ बाइनोमियल कॉफिशिएंट इज हाईएस्ट फॉर इट्स मिडिल टर्म। अभी मिडिल टर्म होगा क्या वो देख लेते हैं जरा, चलिए। ठीक है ना? तो देखिए जरा मिडिल टर्म क्या है, उसका डिटेल फॉर्मूला वगैरह सब कुछ लिखा गया है। अगर ये आपको याद नहीं रहा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करोगे। ये ऑलरेडी आप 10th क्लास में स्टैटिस्टिक्स वगैरह में कर चुके हो, मिडिल टर्म क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ना अंतर आ जाएगा। क्यों अंतर आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर n इवन होता है तो मिडिल टर्म कुछ और होगा, और अगर n ऑड होता है तो मिडिल टर्म कुछ और होगा। अभी कब क्या होगा वो समझते हैं जरा ध्यान से। अच्छा, मान लीजिए n अगर इवन होता है, ठीक है ना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो क्या होगा, हमेशा n+1 होगा। x+y होल टू द पावर n जो बाइनोमियल एक्सपांशन था, उस बाइनोमियल एक्सपांशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, जितना पावर में है उससे एक ज्यादा होगा ना, n+1 होगा। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपांशन n+1 होता है, जहां पे n होता है x+y का पावर, दैट इज डिग्री बोल सकते हो, हाईएस्ट डिग्री। तो भाई अगर n इवन है तो n+1 हो जाएगा ऑड, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपको ऑड दे देता हूं, अगर आपको ऑड दे देता हूं तो मिडिल टर्म आप बहुत ही आसानी से निकाल दोगे। अगर मैं 1 से 9 तक डिजिट दे देता हूं आपको, बोलता हूं एकदम मिडिल में कौन है, आप बोलोगे 5 है, क्योंकि 1 2 3 4 फिर बीच में 5 आया, फिर 6 7 8 9, तो एग्जैक्टली बीच वाला एक ही टर्म आपको मिलता है और वही होता है मिडिल टर्म। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? तो देखो कि अगर n इवन होता है तो मिडिल टर्म कौन होगा, Tn/2+1, मतलब क्या, n/2+1th टर्म। मान लो n का वैल्यू 8 दे दिया तो मिडिल टर्म कौन हो जाएगा, 8/2+1, दैट इज 5th टर्म होगा, है ना, 5th टर्म होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है n/2+1th टर्म। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है n/2+1th टर्म इज द मिडिल टर्म। याद रखना, बात समझ में आया, क्लियर है क्या? कोई डाउट यहां पे? मेरे ख्याल से नहीं होगा, ठीक है ना। n/2+1th टर्म हो जाएगा मिडिल टर्म। अभी ये टर्म क्या होगा वो तो निकालना भी पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो Tn/2+1th टर्म जो होगा उसमें r का वैल्यू हम क्या कंसीडर करेंगे, सोचो। मैंने आपको बोला था, पहले भी बोला था कि जितना नंबर टर्म का बात करेंगे उस जगह पे r का वैल्यू हमेशा उससे एक कम होगा। तो अगर n/2+1th टर्म का बात कर रहे हो तो r का वैल्यू n/2 हो जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम बाइनोमियल कॉफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा, NCR होगा, जहां पे r का वैल्यू n/2, दैट इज NC/n/2 होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यार, ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, ठीक है। अभी अगर मैं बोलूं कि n का वैल्यू ऑड है, मान लीजिए n का वैल्यू ऑड है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, इवन हो जाएगा। मान लो 1 से 10 तक नेचुरल नंबर दे दिया। अगर मैं पूछा मिडिल टर्म कौन है तो आप बता नहीं पाओगे, आप बोलोगे सर 5 भी हो सकता है मिडिल टर्म और 6 भी तो हो सकता है मिडिल टर्म। तो इस केस में 2 मिडिल टर्म अकर होगा, याद रखना। n का वैल्यू अगर ऑड है तो 2 मिडिल टर्म, क्यों, क्योंकि n अगर ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएगा, और इवन के केस में हमेशा हमें दिक्कत होता है जज करना, इसीलिए हम 2 आंसर देते हैं, क्लियर है। तो पहला क्या होगा, n+1/2, और दूसरा क्या होगा n+3/2।
दैट इज एक हो जाएगा n प्लस 1/2th टर्म, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा n प्लस 3/2th टर्म। अब देख सकते हो अगर आप n का वैल्यू 10 कंसीडर करोगे, सॉरी ऑड कंसीडर करो, 9 मान लो n का वैल्यू, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 10 हो जाएगा। तो 9 प्लस 1/2 फिफ्थ टर्म आएगा दैट इज 5, और 9 प्लस 3/2 6 आएगा दैट इज सिक्स्थ टर्म, ठीक है। तो अगर ये दोनों नंबर ऑफ टर्म, मतलब ये दोनों क्या है, r प्लस 1 का वैल्यू है, तो अगर r प्लस 1 का वैल्यू है तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, दैट इज n माइनस 1/2 और n प्लस 1/2। तो मैक्सिमम बाइनोमियल कॉफिशिएंट जो आएगा वो क्या आएगा, वो NCR होगा, दैट इज NC n माइनस 1/2 या फिर NC n प्लस 1/2, दोनों इक्वल होगा। और आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी लगा के भी आप चेक कर सकते हो, NC n माइनस 1/2 इज इक्वल टू NC n माइनस n माइनस 1/2 करोगे तो यही आपको मिलेगा। मतलब कहानी कैसा जा रहा है, कहानी इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे NC 0 है, यहाँ पे NC n है, जैसे यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया तो यहाँ पे 2 आ रहा है, इस केस में यहाँ पे 2 आ रहा है, NC n माइनस 1/2, यहाँ पे NC n प्लस 1/2, ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल है। ये कौन सा केस है, ऑड वाला केस है, बट इवन वाले केस में एग्जैक्टली यहाँ पे एक ही मिलेगा। बात समझ में आया, क्लियर है। तो ये है मिडिल टर्म, ये है मिडिल टर्म, ठीक है। तो मिडिल टर्म में हमने क्या निकालना सीखे कि किसी भी बाइनोमियल एक्सपांशन में मिडिल टर्म जो होगा वो डिपेंड कौन करेगा, हाईएस्ट डिग्री के ऊपर डिपेंड करेगा। हाईएस्ट डिग्री अगर ऑड है तो मिडिल टर्म 2 आएगा, हाईएस्ट डिग्री अगर इवन है तो मिडिल टर्म 1 होगा। तो याद रखना n/2 प्लस 1th टर्म है, r का वैल्यू नहीं, n/2 प्लस 1th टर्म है, उतना नंबर टर्म इज द मिडिल टर्म, उतना नंबर टर्म इज द मिडिल टर्म। n प्लस 1/2 एंड n प्लस 3/2th टर्म आर द मिडिल टर्म्स, ठीक है। तो अगर ये दोनों मिडिल टर्म्स है तो इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग r का वैल्यू भी मिल जाएगा, और अगर इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग r का वैल्यू मिल जाता है तो बाइनोमियल कॉफिशिएंट भी आ जाएगा ना दोस्त, NC n माइनस 1/2 और NC n प्लस 1/2, ठीक है ना, NCR हो जाएगा। क्लियर है, बोला समझ में आया ना। तो इसी तरीके से आपको निकालना पड़ जाएगा, मिडिल टर्म निकालने को आपको क्वेश्चन में बोल सकता है, ठीक है ना, मैक्सिमम बाइनोमियल कॉफिशिएंट निकालने को बोल सकता है। आप दोनों ही केस में क्या चेक करोगे, अगर आपको मिडिल टर्म डायरेक्टली पूछता है तब तो आप पहले n चेक करोगे ऑड है या इवन है, एंड देन अकॉर्डिंगली जो भी फॉर्मूला है आप लगा दोगे, ठीक है ना। और अगर आपको मैक्सिमम बाइनोमियल कॉफिशिएंट पूछता है तब भी आपको n को देखना पड़ेगा, n अगर ऑड है तो 2 होगा आंसर, NC n माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू NC n प्लस 1/2 ऑब्वियस, और अगर n इवन है तो 1 होगा NC n/2, ठीक है। अगर आपको कोई टर्म लिखने को बोलता है कि बोलो सर ये टर्म का वैल्यू लिख करके दो, तो दिखा देते हैं हम ये टर्म का वैल्यू, इसके बाद आप यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। ये टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, मान लो, अच्छा एक्सपांशन तो बताना पड़ेगा किस एक्सपांशन में लिखना चाहते हो। चलो मैं इरेज करके नीचे वाले एक्सपांशन को इरेज करके मैं लिख के देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ ax प्लस by होल टू द पावर n। यहाँ पे मैं मिडिल टर्म लिखना चाहता हूँ, क्या लिखना चाहता हूँ, मिडिल टर्म लिखना चाहता हूँ, ठीक है। पहला केस मैं बता रहा हूँ n क्या है, इवन है, अगर n इवन है तो मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा n/2 प्लस 1th टर्म। तो अगर n/2 प्लस 1th टर्म है तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा NCR x के जगह पे यहाँ पे कौन है, ax है ना, x टू द पावर n माइनस r इंटू y टू द पावर r। बात समझ में आया ना, क्लियर है। और अगर मैं n का वैल्यू ऑड का बात करूं, अगर मैं n का वैल्यू ऑड का बात करूं तो क्या आएगा, 2 मिडिल टर्म आएगा ना, एक तो आ जाएगा n प्लस 1/2th टर्म, और एक आ जाएगा n प्लस 3/2th टर्म। तो n प्लस 1/2th टर्म में n का r का वैल्यू क्या हो जाएगा, n माइनस 1/2 आ जाएगा, और ये ax टू दी पावर n माइनस n माइनस 1/2 इंटू by टू दी पावर n माइनस 1/2। क्लियर है बोला। और अगर मैं n प्लस 3/2 का बात करूं तो ये आ जाएगा NC n प्लस 1/2, ठीक है ना, क्योंकि अगर
r+1 का वैल्यू n+3/2 है, तो r का वैल्यू कितना होगा n+1/2, ax टू द पावर n माइनस n+1/2 इंटू by टू द पावर n+1/2। तो ये हो जाएगा आपका दोनों मिडिल टर्म का फॉर्मूला अकॉर्डिंगली। बात समझ आया क्या? क्लियर है बोला? बात समझ आ रहा है ना बोला? तो यही है आपका दो मिडिल टर्म का फॉर्मूला। अगर मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछता है तो अकॉर्डिंगली आप जवाब दे सकते हो, मिडिल टर्म पूछा गया है तो भी आप जवाब दे सकते हो। बोला क्लियर है? कितना नंबर टर्म इज द मिडिल टर्म होगा तो भी आप डायरेक्टली ये कैलकुलेट करके बोल दोगे। और अगर टर्म निकालने बोला, एक तो पूछ सकता है कि कितना नंबर टर्म, बोलो इसमें कितना नंबर टर्म मिडिल टर्म होगा, तो ये तो डायरेक्टली n का वैल्यू अगर मान लो ऑड है तो आंसर आ जाएगा 2। अगर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है मिडिल टर्म, और अगर n का वैल्यू इवन है तो आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर है? अगर बोलता है कि वो टर्म क्या होगा वो लिख के दिखाओ, तो आप ये लिख के दिखाओगे, अनलेस अनटिल तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है ना। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कितने नंबर टर्म मिडिल टर्म होगा, तब तो सिर्फ उस टर्म का इंफॉर्मेशन दोगे, दैट इज r+1 जो है ये वाला या ये वाला या फिर ये वाला, इसका इंफॉर्मेशन देना है, यही आंसर में लिखना है। अगर बोलता है टर्म क्या होगा एग्जैक्टली निकाल के दिखाओ तो निकाल के दिखाओगे। अगर बोलता है उसमें कि कॉफिशिएंट क्या होगा वो निकालो तो भी आप निकाल सकते हो। इन सब का कॉफिशिएंट आप टर्म, जनरल टर्म आप लिख के आप कॉफिशिएंट चेक कर देना, x टू द पावर दिस इनटू y टू द पावर दिस का। अगर बोलता है बाइनोमियल कॉफिशिएंट क्या होगा तो भी आप बता सकते हो, या तो ये होगा, दोनों इक्वल है, और अगर n इवन होता है तो ये होगा। ठीक है? तो आपको कॉफिशिएंट पूछ सकता है, बाइनोमियल कॉफिशिएंट पूछ सकता है, मिडिल टर्म कौन सा होगा ये बताओ वो भी पूछ सकता है, और मिडिल टर्म क्या है वो भी पूछ सकता है। क्लियर है? तो ये सारे के सारे चीज मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो गया होगा। जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे ये चीज क्लियर होता जाएगा। क्लियर है? तो अब इसके बाद ये चीज भी अच्छे से नोट करके रख देना अकॉर्डिंगली, तो और अच्छे से चीजें आपका क्लियर हो जाएगा दोस्त। ठीक है? चलिए उसके बाद देखो वही चीज लिख दिया, जनरल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस क्या होगा, TR+1। R+1 एक टर्म अगर जनरल टर्म है तो R आएगा यहाँ पे, ऑब्वियसली एक कम आएगा, ax टू द पावर n-r और by टू द पावर r। ठीक है ना? ये जनरल टर्म है, आप जानते हो। अभी सिमिलरली अगर यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r अगर मेरे को निकालने को बोलता है, ये एक एक क्वेश्चन के तहत, ये कोई थ्योरी नहीं है यार, ये एक एक क्वेश्चन को ही मैं एक एक पॉइंट्स मान के बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना? तो आप डायरेक्टली एक एक क्वेश्चन की तरह ही इनको ट्रीट कर सकते हो, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं बोला। ठीक है? तो इसको आप लिख दीजिएगा पॉज करके, मैं इरेज कर रहा हूँ, इरेज करके मैं अकॉर्डिंगली वो चीज़ बता देता हूँ आपको। ठीक है? अगर मैं बोलूँ इस एक्सपांशन में आपको x टू द पावर r का कॉफिशिएंट निकालना है, तो मैं तो पहले बोलूँगा कि जनरल टर्म लिखो। जनरल टर्म क्या होगा हमेशा, r+1th टर्म। तो r+1th टर्म अगर लिखूंगा तो nc के नीचे क्या आएगा, एक कम आएगा, दैट इज r आएगा, a टू द पावर n-r आएगा इंटू bx टू द पावर r आएगा। तो इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे, ऑब्वियसली r प्लस जनरल टर्म जो लिख रहा है वो फ्रॉम स्टार्टिंग से लिखेंगे। तो ये NCR a टू द पावर n-r इंटू b टू द पावर r इंटू x टू द पावर r। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r जो है वो पूरा पूरा ये वाला है जो आपको यहाँ पे लिखा गया है। एंड टर्म कंटेनिंग x टू द पावर r, पूरा टर्म अगर लिखने बोला तब तो उसके साथ आपको x टू द पावर r भी चिपकाना पड़ेगा। बात समझ में आया ना? तब तो उसके साथ आपको x टू द पावर r भी चिपकाना पड़ेगा। क्लियर है? बोला क्लियर है? बस बात समझ में आ गया। अच्छा, अभी ये नंबर 3 वाला कंसेप्ट को ध्यान से देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये इजी है, आप समझ गए होंगे। मैं रेस कर रहा हूं, आप लिख करके रख दीजिएगा। बोल रहा है कि 3 में बोल रहा है कि भाई कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r लिखो उस एक्सपांशन में, दैट इज कौन सा एक्सपांशन, 1 प्लस x टू द पावर p होल टू द पावर n। मैं बोलूंगा भाई कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r ही लिखना है ना, तो पहले जनरल टर्म लिखिए ना, फिर अपना आप चीजें पता चलेगा। अच्छा ठीक बात है। तो TR+1 लिखा, क्या आएगा, NCR 1 टू द पावर n-r, क्योंकि x के जगह पे 1 है, इंटू y के जगह पे x टू द पावर p है ना, तो y टू द पावर r हो गया। बात समझ में आया ना? तो 1 टू द पावर एनीथिंग तो 1 ही होगा, तो ये NCR x टू द पावर PR हो गया। बात समझ में आया ना? NCR x टू द पावर PR हो गया। बात समझ आ गया मेरे बात? क्लियर है? बोला चलो। तो अभी जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, है ना, तो n और p, सही बात है। तो आपको जो बोला गया है, आपको किसका बोला गया है कॉफिशिएंट लिखने को,
एक्स टू दी पावर आर का कॉफिशिएंट लिखने को बोला गया है। ठीक है भाई, एक्स टू दी पावर आर का कॉफिशिएंट आपको लिखने को बोला गया। ठीक है, तो अगर मैं एक्स टू दी पावर आर का कॉफिशिएंट का बात करूं तो आप कैसे समझोगे? यहां पे एन सी आर बाई पी, सही है बोला, एन सी आर बाई पी। अभी एक्स टू दी पावर आर तो तभी आएगा ना यार जब p का वैल्यू 1 होगा। बिल्कुल, x टू दी पावर r तो मेरे ख्याल से तभी आएगा ना जब p का वैल्यू 1 होगा, अदरवाइज तो x टू दी पावर r क्यों आएगा? ये तो बेकार चीज हो गया। इसके ऊपर क्वेश्चन अपन करा सकते बोला, बट ऐसे सवाल क्यों पूछा जा रहा है? जैसे कि अगर मैं आपको पूछ देता हूं कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा बताओ, 1 प्लस एक्स क्यूब होल टू दी पावर 7 में। ठीक है, तो आप बोलोगे सर जनरल टर्म लिख दो, जनरल टर्म लिख दो। जनरल टर्म क्या आएगा? 7CR एक्स टू दी पावर 3 होल टू दी पावर r। ठीक है ना, तो 3r, अगर आपको एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहां पे चाहिए तो 3r को जो होगा है ना, 3r इज इक्वल टू 2 होना पड़ेगा, 3r इज इक्वल टू 2 होना पड़ेगा। तो r तो यहां से 2/3 आ गया जो कि पॉसिबल नहीं है, r यहां पे 2/3 आ गया जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियरली समझ आ रहा है, क्योंकि r हमेशा होल नंबर होता है, आप जानते हो एनसीआर में r हमेशा होल नंबर होता है। तो r अगर फ्रैक्शन में आ गया तब तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या? मतलब इस बाइनोमियल एक्सपांशन में ऐसा कोई टर्म ही नहीं मिलेगा जहां पे x का पावर 2 होगा। सिंपल सा कंक्लूजन है। और अगर r आपको होल नंबर मिल जाता तो मैं कमेंट कर देता कि r अगर मान लो 5 आ जाता यहां से, ठीक है, तो 6th टर्म जो होगा उसमें x की पावर 5 आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, सेम लॉजिक है। बट यहां पे क्या बोला जा रहा है मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं। ये तो ऑब्वियस चीज है, ये तो समझ आता है। 3r को अपन ने 2 के इक्वल किए ना। अच्छा, यहां पे r गड़बड़ हो गया नहीं, तो मैं जनरल टर्म को दूसरे किसी से लिखता हूं, मान लो k से लिखता हूं। ठीक है, जनरल टर्म को k से लिखता हूं क्योंकि क्वेश्चन में भी r दिया हुआ है और मैंने भी r मान लिया, तो इसीलिए गड़बड़ हो गया बोला। ठीक है, तो जनरल टर्म को आप k से लिखो तो आपको समझ में आएगा। बिल्कुल, तो जनरल टर्म को मान लो आपने k से लिख दिए। ठीक है, तो अभी अगर आपको x टू दी पावर r का कॉफिशिएंट चाहिए, अगर आपको x टू दी पावर r का कॉफिशिएंट चाहिए तो ये pk जो होगा वो r के इक्वल होना पड़ेगा। फॉर कॉफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर, फॉर कॉफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर r इन द गिवन एक्सपांशन, फॉर कॉफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर r इन द गिवन एक्सपांशन, pk जो होगा वो किसके इक्वल होना पड़ेगा? r के इक्वल होना पड़ेगा। बात समझ में आया ना? अगर p के r के इक्वल होना पड़ेगा तो दिस इंप्लाइज p मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ, p मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ r, p मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ r सिंस k इज अ होल नंबर। k हमेशा होल नंबर होगा, आप जानते हो, क्योंकि r के तरह ही तो जनरल टर्म में जो r था वही तो यहाँ पे k के तरह ट्रीट हो रहा है ना, तो k तो हमेशा होल नंबर होगा। अगर k होल नंबर होता है तो r इज इक्वल टू पी के कब होगा? जब p r को डिवाइड करेगा, मतलब p r का एक मल्टीपल होना पड़ेगा। अगर p r का कोई मल्टीपल होता है तब आपको मिलेगा, मतलब x टू दी पावर r इस एक्सपेंशन में मिलेगा। और अगर p r का मल्टीपल नहीं होता है, जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में नहीं हो रहा था, r का वैल्यू फ्रैक्शन आ गया था, तो बिल्कुल हम क्या बोल सकते हैं कि x टू दी पावर r इस एक्सपांशन में कोई टर्म मिलेगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, ये जनरल एक क्वेश्चन ही है मान लो। ठीक है ना, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि x टू दी पावर r इस एक्सपांशन में आएगा तो वो कब आएगा? जब r जो है वो p का मल्टीपल होगा, जब r p का मल्टीपल होगा। ठीक है ना, और r अगर p का मल्टीपल हो जाता है तो x टू दी पावर r इस एक्सपांशन में आएगा, और अगर x टू दी पावर r इस एक्सपांशन में आता है तो उसका बाइनोमियल कॉफिशिएंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? nck हो जाएगा। और k का वैल्यू हम लोग यहां से क्या लिख देंगे? r बाई p लिख देंगे। आ रहा है बात समझ में? क्लियर है? तो वही लॉजिक एग्जैक्टली यूज हो रहा है, उसमें खास और कुछ नहीं है। बात समझ में आया? सेम कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे अगले लेक्चर्स में। ठीक
ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन कराया जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अभी जो आपको समझाया जा रहा है उस चीज़ को आप डीप में समझने का प्रयास करो, क्योंकि मेरा आदत है हमेशा कि मैं सारे थियोरी पॉइंट्स को एक साथ पिक करता हूँ, ठीक है, फिर उनका एप्लीकेशन एक साथ करेंगे। थोड़ा थियोरी थोड़ा एप्लीकेशन ऐसे अच्छा नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि हमारा माइंड उस तरीके से ट्रेन होना चाहिए, है ना। जितना एक साथ हम क्वेश्चन करेंगे उतना हमारे लिए वैरायटी सोचने में आसान होगा। मेरे हिसाब से मैं ऐसा सोच सकता हूँ, हो सकता है मेरा थॉट गलत भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं बोला। अभी दो एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है भाई कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब निकालना है इस एक्सपांशन में। क्या निकालना है? इस एक्सपांशन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब निकालना है। अच्छा, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अगर निकालना है माय डियर, तो आर का वैल्यू क्या होगा सोचो ना। यहाँ पे तो कितना नंबर टर्म वगैरह तो नहीं पूछा ना। तो अगर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आपको चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करो, आप जनरल टर्म लिखो। आप सबसे पहले क्या करो, आप जनरल टर्म लिखो। जनरल टर्म क्या होगा? n का वैल्यू 10 है यहाँ पे, 10 सी r, एक कम हो गया, 4 टू द पावर 10 माइनस आर इंटू माइनस 5x टू द पावर r, ठीक है। तो ये नेट आपके पास सॉल्व हो करके कितना आ गया? 10 सी r 4 टू द पावर 10 माइनस आर माइनस 5 टू द पावर r इंटू एक्स टू द पावर r, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ आपको फॉर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, भाई अगर एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट आपको चाहिए तो यही r का वैल्यू क्या होना पड़ेगा? 3 के इक्वल होना पड़ेगा। तो r मस्ट बी इक्वल टू 3। तो अगर r 3 आ गया तो टर्म कौन सा हो जाएगा? फोर्थ टर्म हो जाएगा। टर्म कौन सा हो जाएगा? फोर्थ टर्म हो जाएगा, जो इस एक्सपांशन में एक्स क्यूब को कंटेन कर रहा होगा। मतलब इसको अगर आप एक्सपांड करोगे ओरिजिनल फॉर्मूले से, एक्स प्लस वाई होल टू दी पावर एन का एक्सपांशन से अगर इसको आप एक्सपांड करोगे तो एग्जैक्टली 4 नंबर वाला टर्म जो आएगा उसमें एक्स क्यूब मिलेगा। आप करके देख लो, मिल जाएगा, जो ओरिजिनली प्रूफ हो चुका है ना। तो अगर मैं T4 लिखने का प्रयास करूँ तो क्या आएगा? 10C4, 4 टू दी पावर 10 माइनस 4 हो जाएगा 6, और माइनस 5 टू दी पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा? r का वैल्यू 4 आ जाएगा, ठीक है, इंटू एक्स टू दी पावर 4। बात सॉरी हमने गलत कर दिया यार, देखो सिली मिस्टेक कर दिया। फोर्थ टर्म है तो r का वैल्यू तो 3 है ना, r तो यहाँ पे 3 पुट होगा, तो 10 माइनस 3 7 हो जाएगा, माइनस 5 टू दी पावर 3 एक्स क्यूब, ठीक है। ये मिस्टेक मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, r जितना होता है उतना नंबर टर्म जो होगा वो उससे एक ज़्यादा होगा, और उतना नंबर टर्म अगर उस r होता है तो ओरिजिनल जो r का वैल्यू होता है वो उससे एक कम होगा। आप समझ सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो अभी अगर मैं कॉफिशिएंट का बात करूँ एक्स क्यूब का, तो ये पूरा पूरा क्या हो गया? ये पूरा पूरा हो गया कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन 4 माइनस 5x होल टू दी पावर 10। बट अगर मुझे सिर्फ पूछा जाता बाइनोमियल कॉफिशिएंट तो मैं आंसर क्या देता? 10C3 देता। तो दिस इज द बाइनोमियल कॉफिशिएंट, दिस इज द बाइनोमियल कॉफिशिएंट इन 4 माइनस 5x होल टू दी पावर 10। आया बात समझ में? क्लियर है बोला? चलो एक और एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है आपको, इसको कर लेते चलो, ठीक है। इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस आएंगे वापस, आप चिंता मत करो। इधर आप नोट कर लीजिएगा, मैं आगे चलता हूं। यहां पे क्या बोला जा रहा है जरा ध्यान से देखो। आपको बोला जा रहा है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 15 चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस एक्सपांशन में आप क्या लिख दो? जनरल टर्म लिख दो। जनरल टर्म लिखो। जनरल टर्म मतलब क्या? r प्लस 1th टर्म कितना आ जाएगा? 20c, एक कम आएगा, 2 टू दी पावर 20 माइनस r इंटू 5x क्यूब होल टू दी पावर r। तो ये आ जाएगा 20c r 2 टू दी पावर 20 माइनस r इंटू 5 टू दी पावर r इंटू एक्स टू दी पावर 3r। तो अभी हम क्या बोलेंगे? फॉर आपको चाहिए किसका कॉफिशिएंट था? x टू दी पावर 15 का। क्या हुआ था? r इज ए मल्टीपल ऑफ p। 15 जो है वो 3 का मल्टीपल है, मतलब होगा, बट ये सब याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली सिखा रहा हूं ना आपको। अभी आपको क्या चाहिए यहाँ पे? x टू दी पावर 15 का कॉफिशिएंट चाहिए ना, तो x टू दी पावर 15 का कॉफिशिएंट के लिए 3r को 15 के इक्वल होना पड़ेगा। फॉर कॉफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 15 3r मस्ट बी इक्वल टू 15। तो यहाँ से r क्या आ गया? 5 आ गया। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। r अगर होल नंबर आ जाता है तो खत्म बात, पॉसिबल है। और अगर r यहाँ पे
नेगेटिव या फ्रैक्शन, होल नंबर के अलावा अगर कुछ भी आ जाता तो मैं डायरेक्टली क्या कमेंट करता, मैं कमेंट करता कि भाई x टू दी पावर 15 जो है वो इस एक्सपांशन में कभी मिलेगा ही नहीं आपको। आप अगर इसको x प्लस वाई होल टू दी पावर n का एक्सपांशन से एक्सपांड करके देख लेते हो तो टोटल कितना टर्म होगा, 20 प्लस 1 टोटल 21 टर्म्स होगा। इन 21 टर्म्स में आपको एक भी टर्म ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे x का पावर 15 होगा। कब होता है ऐसा, जब r का वैल्यू फ्रैक्शन या नेगेटिव दूसरा कुछ आता होल नंबर के अलावा। बट एज यहां पे होल नंबर आ चुका है और r का वैल्यू क्या आया, 5 आया, तो मैं क्या बोलूंगा, टर्म कौन सा नंबर टर्म होगा, r अगर 5 होता है तो टर्म हो जाएगा 6th टर्म, ठीक है ना। तो देयरफॉर 6th टर्म इन एक्सपांशन ऑफ 2 plus 5x cube whole to the power 20 will contain the term x to the power 15 and its coefficient is कितना हो जाएगा कोफिशिएंट 20c, 6 मत पुट कर देना, r का वैल्यू पुट होगा, हाँ सिले मिस्टेक मत कर दीजिएगा। 20c 5 2 to the power 20 minus 5 into 5 to the power 5, ठीक है, ये हो जाएगा पूरा पूरा कोफिशिएंट। और अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट का बात किया जाता तो सिर्फ 20 से 5 आता। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट चीजें मैंने आपको बता दी, थियोरी के साथ इतना बताना सफिशिएंट है। उसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे तो अकॉर्डिंगली बाकी सारी चीजें बताया जाएगा। तो चलिए, इतने सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, एक एक चीज़, बिल्कुल स्पीड में नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको स्लो लग रहा है फास्ट करके देख लीजिएगा वीडियो को। और सारे पॉइंट्स के साथ जो भी मैं एग्जांपल बताता जा रहा हूँ, एक एक चीज़ कॉपी में नोट करके रखो और समझ के लिख के रखो, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले इससे, ठीक है। मैक्सिमम बेनिफिट अगर मिलेगा तभी जा करके आप अच्छे से चीज़ों को कर पाओगे, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रिमेनिंग पॉइंट्स जितने भी हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखो पॉइंट नंबर 5 में पहला पार्ट में बोला जा रहा है pth टर्म फ्रॉम एंड इन एक्सपांशन ऑफ x प्लस वाई होल टू द पावर n इज n माइनस p प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। तो x प्लस वाई होल टू द पावर n को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कितने टर्म्स आएगा, n प्लस 1 टर्म होगा। सोच के देखो, यहां से लेकर के चलेगा कहाँ तक, n y टू दी पावर n तक, ठीक है। तो अगर मैं इसको t1 बोलूँ, इसको t2 बोलूँ, ऐसे करते करते tn प्लस 1 तक होगा। क्लियर है, बोले समझ में आया ना। चलो मान लो एक एग्जांपल से समझा देते। मान लो n का वैल्यू हम 9 मान लेते। n का वैल्यू अगर 9 मानते तो टोटल यहाँ पे कितना टर्म होगा, 10 टर्म होगा, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं बोलूं n से थर्ड टर्म कौन होगा, n से थर्ड टर्म का अगर बात करूं, मतलब p को मैंने क्या बोल दिया, 3। तो n से जो थर्ड टर्म होगा इस एक्सपांशन में, वो स्टार्टिंग से कितना टर्म होना चाहिए, n माइनस p प्लस 2th टर्म, n माइनस p प्लस 2th टर्म, दैट इज 9 माइनस 3 प्लस 2th टर्म, 8th टर्म होना चाहिए। तो देखो n से थर्ड टर्म कौन है, t10 पहला टर्म, t9 सेकेंड टर्म, t8 थर्ड टर्म है n से, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, और वही है 8th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका वेरीफाई हो गया अकॉर्डिंगली। अभी बहुत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, मैं बाइनोमियल एक्सपांशन का बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल सीक्वेंस का बात नहीं कर रहा हूँ। वो ऐसे एग्जाम्पल को कंसिडर कर लेते, सर देखो मेरे पास 9 टर्म्स है, तो स्टार्टिंग से जो थर्ड टर्म है वो तो 7 है, ये फॉर्मूला लगाओगे वो तो एंडिंग से 8 टर्म होना चाहिए, बट यहाँ पे तो 7 आ रहा है। अगर आप 9 को कंसीडर कर रहे हो, है ना, और जनरल सीक्वेंस को कंसीडर कर रहे हो, जैसे एपी वगैरह में हम करते थे अरिथमेटिक सीक्वेंस, मान लो यहाँ पे 9 टर्म है, तो स्टार्टिंग से जो थर्ड टर्म होगा वो फर्स्ट से कितना होगा, वो फर्स्ट से n माइनस पी प्लस 2 अगर लगा दोगे तो गलत आ जाएगा। n माइनस पी प्लस 2 लगा दोगे तो लगा के देखो ना कितना आ रहा है, 9 माइनस 3 प्लस 2 8 आ रहा है, बट स्टार्टिंग से तो वो अगर मैं एंडिंग से थर्ड टर्म तो यही होगा, वो तो स्टार्टिंग से 7th टर्म आ रहा है, बट आंसर तो 8th टर्म बोल रहा है। तो इसका बात नहीं चल रहा है, बाइनोमियल एक्सपांशन का बात चल रहा है। लिखा भी है इन एक्सपांशन ऑफ x प्लस वाई होल टू द पावर n,
यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे फॉर्मूला क्या था कि एंड से जो pth टर्म है वो स्टार्टिंग से n माइनस पी प्लस 1th टर्म होता था, ये था यहाँ पे फॉर्मूला। बट एज यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन आ गया तो एक और +1 आ गया तो +2 हो गया। ये समझ में आ रहा होगा आपको, क्लियर है? तो इन दोनों चीज में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, गड़बड़ मत कर देना, ये हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का बात कर रहे हैं, ठीक बात है। अभी अगर मैं बोलूं कि pth टर्म स्टार्टिंग से, pth टर्म स्टार्टिंग से, मान लो rth टर्म का बात कर रहा हूं स्टार्टिंग से, ठीक है ना, rth टर्म बात कर रहा हूं, 8th टर्म मान लो स्टार्टिंग से बात किया है ना, 8th टर्म स्टार्टिंग से बात किया, वही क्या थर्ड टर्म फ्रॉम एंडिंग हो रहा है क्या? देखो तो थर्ड टर्म फ्रॉम एंडिंग फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है क्या? 9 माइनस 8 प्लस 2 बिल्कुल 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे आप वाइसा वर्सा भी लगा सकते हो, एंड वाइसा वर्सा, ठीक है ना, कि अगर स्टार्टिंग से जो pth टर्म होगा वो एंडिंग से n माइनस पी प्लस 2th टर्म होगा, और एंडिंग से जो pth टर्म होगा वो स्टार्टिंग से n माइनस पी प्लस 2th टर्म होगा। याद रखना +2 आता है, बट उस केस में +1 आता है, ठीक है। इस केस को और इस केस को मर्ज मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे अगर पावर में n है तो n+1 टोटल टर्म्स है, उधर अगर आप n बोल रहे हो तो n ही टर्म्स था t1 से t9 तक, बट यहाँ पे अगर मैं n का वैल्यू 9 बोल रहा हूँ तो टोटल यहाँ पे 10 टर्म्स हो रहा है। तो ये डिफरेंस के वजह से ये फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है। यहाँ पे n माइनस पी प्लस 2 आता है, वो कहाँ पे आता है? सिर्फ बाइनोमियल एक्सपेंशन में, बाकी जगह पे नहीं। ये मिसकंसेप्शन याद रखना, बच्चों में ये गड़बड़ हो जाता है। अगला बोल रहा है pth टर्म जो एंड से होगा x प्लस वाई होल टू द पावर n में, वो y प्लस एक्स होल टू द पावर n में स्टार्टिंग से हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मैंने बहुत पहले एकदम स्टार्टिंग में ही आज के लेक्चर में x प्लस वाई होल टू द पावर n और y प्लस एक्स होल टू द पावर n दोनों को रिलेट कराया था। उसमें जाके देखो ना, इसका एक्सपेंशन में जो स्टार्टिंग का थर्ड टर्म है वो इसका एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा? इसका एक्सपेंशन में एंडिंग से थर्ड टर्म हो जाएगा। यहाँ पे अगर स्टार्टिंग से थर्ड टर्म nc2 आ रहा है तो यहाँ पे एंडिंग से हो जाएगा nc2। यहाँ पे स्टार्टिंग से जो थर्ड टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा? और कुछ आ जाएगा, ncn, ncn-1, ncn-2 हो जाएगा। जबकि ये दोनों इक्वल है, ncn2 और ncn-2 ये दोनों इक्वल है, बट एग्जैक्टली दिखने का बात बोल रहा है कि nc2 वापस कहाँ पे दिखेगा? एंडिंग से दिखेगा। ऑब्वियसली समझ आता है, जबकि ये दोनों इक्वल है। और वही कंसेप्ट आपको थर्ड वाले पे मिलेगा। इन द एक्सपांशन ऑफ दिस बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ pth टर्म फ्रॉम स्टार्ट इज सेम एज pth टर्म फ्रॉम एंड। बाइनोमियल कोएफिशिएंट का अगर बात करूं तो दोनों तरफ से सेम होगा। वो बताया नहीं था, ऐसे इंक्रीज होकर के ऐसे जो डिक्रीज होता है, ये यहाँ पे ये दोनों सेम आ रहा था, 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 फिर मिडिल टर्म में हाईएस्ट, और अगर n का वैल्यू ऑड है तब तो मिडिल टर्म भी दोनों सेम आ रहा था। क्लियर है क्या? समझ में आया ना? तो इसीलिए हम बोल पाएंगे कि भाई x प्लस वाई होल टू द पावर n में pth टर्म का जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा स्टार्टिंग से और एंड से वो दोनों सेम होगा, वो दोनों सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। अगर मिडिल टर्म का बात करो तो भी सेम होगा। और अभी अगर आप ये सवाल पूछते हो सर अगर n इवन हो जाता है तब तो मिडिल टर्म एक ही होगा, तब अगर मिडिल टर्म एक ही होता है तब सेम होने का तो बात आता ही नहीं है ना, उससे पहले वाले तक ये चीज वैलिड रहेगा। बात समझ में आ रहा है? याद रहेगा, ये तीनों पॉइंट बड़ा जबरदस्त है, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से यूज होगा। क्लियर है? अभी देखो ये x प्लस वाई होल टू द पावर n का एक्सपांशन, अगर y के जगह पे माइनस वाई रख देते हो तो सारे ऑड टर्म से पहले माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट वाले से पहले भी -1 टू द पावर n आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर मैं मान लो n का वैल्यू इवन ले लेता हूं तो आंसर प्लस आ जाएगा। अगर मैं n का वैल्यू इवन, अच्छा यहाँ पे n नहीं आएगा, मिस्टेकली यहाँ पे r हो गया, r आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो r का वैल्यू अगर 0 है तो प्लस आ गया, r का वैल्यू अगर 1 है तो माइनस आ गया, r का वैल्यू अगर 2 है प्लस आ गया, r का वैल्यू 3 है माइनस आ गया, 4 है तो प्लस आएगा, 5 है तो माइनस आएगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा। क्लियर है? तो उसी चीज को अगर सिग्मा नोटेशन में लिखने का प्रयास करो तो -1 टू द पावर r पहले आ जाएगा, NCR x टू द पावर n माइनस r इंटू y टू द पावर r। और r का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा? 0 से लेकर के n तक वेरी करेगा। क्लियर है? समझ में आया होगा आपको। सिमिलरली इन्हीं दो को ऑब्जर्व करके अगर x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू x पुट कर देता हूं तो 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n का एक्सपांशन मिल जाएगा। इसको सिग्मा फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। और अगर मैं 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n का बात करूं तो इसको भी सिग्मा फॉर्म में अपन ऐसे लिख सकते हैं।
ठीक है। और एक्सपांड करके अगर पूरा एक्सपांशन लिखना है तो लिख सकते हो डायरेक्टली, बस x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू x। बट ये एक्सपांशन बहुत यूज होगा, ठीक है, ये दोनों जबरदस्त एक्सपांशन है, ये यूज बहुत होगा, इनका फॉर्मूला पूरा एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा क्लियरली देख के पता चल रहा है। अब करके देखो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बस माइनस आएगा 1 माइनस एन एक्स प्लस एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एन सी थ्री इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 चलता जाएगा, लास्ट वाला हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर आर इंटू एन सी एन एक्स टू द पावर एन। बात समझ आ रहा है, क्लियर है। तो इसी तरीके से आप इन दोनों का एक्सपांशन भी बहुत आसानी से लिख सकते हो ऊपर से ऑब्जर्व करके, क्लियर है। आप अच्छे से डिटेल में लिख करके रखिएगा, पहले ये लिखिएगा फिर आप समेशन वाला फॉर्मेट लिख देना, क्लियर है। लास्ट में देखो यहाँ पे एक और कंसेप्ट बताया जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी, एग्जाम्स में बहुत अच्छे से आ चुका है, मेंस में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में तो आता ही रहता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा इस एक्सपांशन में, इस एक्सपांशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा। अगर इन दोनों का समेशन का बात करूं और डिफरेंस का बात करूं तो ऑब्वियसली आप समझ रहे हो कि सर इवन ऑड में तो कहानी अलग अलग होगा, बिल्कुल क्लियर है। अगर n का वैल्यू इवन मान लेता हूं तो यहां पे भी n+1 टर्म, यहां पे भी n+1 टर्म, ठीक है। तो जब मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो एग्जैक्टली आधा आधा कैंसिल हो जाएगा ना, तो n+1 और n+1, अगर मैं n का वैल्यू इवन मान लेता हूं तो आप क्लियरली देखो ना, यहाँ पे भी n+1 टर्म हो जाएगा और यहाँ पे भी n+1 टर्म हो जाएगा। तो जब मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएगा आधा टर्म। बात समझ में आया ना, नहीं ऑड जब होगा तब एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि n अगर ऑड होता है तभी तो इवन टर्म्स होगा ना। मान लो ऊपर भी 10 है ऊपर भी 10 है तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 5, मतलब डायरेक्टली n+1 का आधा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। और अगर यहाँ पे n ऑड है, अगर यहाँ पे n ऑड है तो सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे, 10 अगर ऊपर है 10 अगर नीचे है तो इवन टर्म सारे कैंसिल हो जाएगा, ऑड टर्म्स बच जाएंगे, मतलब nc1 nc3 ये सब बच जाएगा, तो उस वक्त भी 5 ही आएगा। तो n जब ऑड होगा तब तो ये फॉर्मूला बड़ा ऑब्वियस है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर n इवन है तो सोचना पड़ेगा, अगर n इवन है तो आंसर आएगा ऑड। मान लीजिए ऊपर वाले में n अगर इवन है तो ऊपर वाले में 11 टर्म है, नीचे वाले में भी 11 टर्म है, तो अगर मैं ऐड करता हूं तो इनमें से एग्जैक्टली 5 टर्म कैंसिल होगा, 6 टर्म बाकी रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसी को अपन क्या लिखेंगे 10/2 + 1, दैट इज 10/2 5 + 1, ठीक है। और अगर मैं बोल देता हूं कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, उस वक्त भी क्या होगा, उस वक्त आप देखोगे कि 11 टर्म ऊपर अगर है 11 टर्म अगर नीचे है तो एग्जैक्टली 6 टर्म कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ 5 टर्म, इसीलिए n/2 आया यहाँ पे, ठीक है। आप करके देख सकते हो, अगर समझ नहीं आ रहा है तो करके देख सकते हो। T1 T2 T3 प्लस में लिखो ना सबको, T4 T5 है ना, ऐसे करते करते T10 T11 तक। और यहाँ पे अगर मैं माइनस दे करके लिखो प्लस T3 माइनस T4 प्लस T5 माइनस T6 प्लस T7 माइनस T8 प्लस T9 माइनस T10 प्लस T11, ठीक है। तो दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो T11 कैंसिल, T9 कैंसिल, T7 कैंसिल, T5 कैंसिल, T3 कैंसिल, T1 कैंसिल, तो बचेगा क्या 1 2 3 4 5 टर्म बचा, ठीक है। तो इसीलिए n/2 आया। तो ये बड़ा ऑब्वियस है, आप समझ सकते हो। बट ये ऑब्जर्वेशन जो है सिर्फ ऑब्जर्व करके छोड़ना नहीं है, इसको याद भी रख देना है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली इस कंसेप्ट के ऊपर पूछ देता है एग्जाम में। x और y और n कुछ भी लगा करके गंदा एक्सप्रेशन बना करके पूछ देता है, तो उस जगह पे अगर आप एक्सपांड करके फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करने गए तो बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा दोस्त। इसीलिए ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली बता देते ताकि आप याद रख पाओ। अभी ये सब कोई ट्रिक विक मत समझिएगा, क्या कहेगा ट्रिक, भाई याद रखोगे तो आपका ही समय बचेगा, इसीलिए याद रखा जा रहा है, क्योंकि वो एग्जाम जो है वो टफनेस के साथ साथ टाइम फ्रेमिंग एग्जाम भी है। ये मैथ्स ओलंपियाड तो नहीं है ना कि एक क्वेश्चन में 1 घंटा दे देगा आपको, देगा क्या, नहीं देगा। एक क्वेश्चन में 3 ही मिनट रहता है, 2 ही मिनट रहता है, तो उसके अंदर करना होता है। तो उधर अगर आप टाइम बचाना होता है क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चंस पे टाइम सेव करना होता है, तो उस वक्त अगर ये सब अगर आपको याद रह जाता है तो काफी आगे चले जाओगे आप बाकी लोगों से जिनको याद नहीं रहेगा। क्लियर है। तो ये चारों के चारों फॉर्मेट जो है बिल्कुल आपको एकदम याद हो जाना चाहिए, समझ के याद कीजिएगा। अगर समझ नहीं आता है तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं बता दूंगा अकॉर्डिंगली।
तो मेरे ख्याल से बेसिक बाइनोमियल थ्योरम का जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, थियोरी की बात कर रहा हूँ, थियोरी रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स था वो मैंने सारे के सारे आज के लेक्चर में डिस्कस कर दिया। अगले लेक्चर, अगले 1 या 2 लेक्चर में हम बिल्कुल सिर्फ क्वेश्चंस और ग्रेटेस्ट टर्म के बारे में बात कर रहे होंगे। और जैसे ही ये खत्म होता है फिर हम हमारा बाइनोमियल सीरीज का डिटेल बातचीत, जो लगभग 2 लेक्चर तो चले गए एटलीस्ट मान लो, ठीक है, उसके बाद आपका मल्टीनोमियल थ्योरम आएगा, एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, रिमाइंडर वगैरह कैलकुलेट करना, फिर बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स वगैरह, ये सारी चीज आएगा। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज के लेक्चर में आपको जितना भी पढ़ाया गया है टू द पॉइंट, आपको एक एक चीज डिटेल में जाकर के समझ में आया है। अगर समझ नहीं आया तो बिल्कुल आप कमेंट करके अकॉर्डिंगली पूछ सकते हो, और अगर समझ आ गया तो एक एक पॉइंट रीजन के साथ डिटेल में अपना नोट्स में ऐड करके रखना, प्रॉपर्ली नोट्स बनाइएगा ताकि लेक्चर आपको बार बार देखना ना पड़े, उसी नोट्स को एक ही बार रिवाइज करने से पूरा रिवीजन हो जाए और जितना भी आपका समय है वो सारे के सारे आप अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में डिवोट कर पाए। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते। जो डाउट होगा अकॉर्डिंगली पूछ लेना। कोई होमवर्क तो नहीं दिया आज के लेक्चर में, पूरा आप थियरी नोट्स अच्छे से मेंटेन करके बना के एक एक पॉइंट डिटेल से समझ के रिवीजन करके पूरा याद करके ही अगले लेक्चर देखिएगा, नहीं तो अगले लेक्चर में कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि अगले लेक्चर में जो भी होगा क्वेश्चन होगा और सिर्फ इस थियरी का एप्लीकेशन होगा। क्लियर? तो प्रॉपर्ली समझ के अच्छे से नोट्स बना के अगले लेक्चर देखना और कोई डाउट होने से अकॉर्डिंगली पूछ लेना। आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। अलविदा।